हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस जीएसटी रिवीजन सीरीज के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सीए जसमीत सिंह। और दोस्तों आज हम रिवाइज करने वाले हैं अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जीएसटी, दैट इज रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। कंप्लायंस बेस्ड चैप्टर है, राइट। रजिस्ट्रेशन की बातें कर रहा है, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की बातें करेगा। तो कंप्लायंस बेस्ड ये चैप्टर है, बहुत ही इजी होने वाला है। एग्जाम में भी इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, कोई घुमा फिरा के इस पे क्वेश्चन नहीं बनता। सो मेक श्योर कि आप इस चैप्टर को अच्छे से करके जा रहे हैं। एग्जाम में 2 से लेकर 4 नंबर तक का क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल जाएगा। सो मेक श्योर कि आप वो पूरे के पूरे नंबर फेच कर रहे हैं, ठीक है। और एक प्रॉमिस करिएगा कि इस रिवीजन वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपने एंड पर भी एक बारी इस चैप्टर को वापस से रिविजिट कर रहे हैं, सो दैट कि ये चैप्टर आप लोग का पक्का मजबूत हो जाए, राइट। अगले 1.5 से 2 घंटे में रिवीजन पूरा हो जाएगा। मजेदार तरीके से रिवीजन करेंगे, बिल्कुल भगाने की कोशिश नहीं करेंगे। चलिए एंजॉय करते हैं इस सेशन को। आइए चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं रिवाइज करना रजिस्ट्रेशन को। अब रजिस्ट्रेशन के सेक्शंस की तरफ बढ़े उससे पहले कुछ बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि जीएसटी लॉ के अंदर हमारा जो सप्लायर है उसे स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना होता है। जीएसटी के अंदर सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब सर अगर आप 3 स्टेट से ऑपरेट कर रहे हो, लेट्स से आप हरियाणा से ऑपरेट कर रहे हो, आप यूपी से ऑपरेट कर रहे हो, आप एमपी से ऑपरेट कर रहे हो, तो आपको हरियाणा में अलग, यूपी में अलग, एमपी में अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आप तीनों का एक कंबाइंड रजिस्ट्रेशन, जिसको हम सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, वो नहीं ले सकते। इसके बाद हमें सरकार कहती है कि आपको हर एक उस स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में रजिस्ट्रेशन लेना है जहां से आप क्या कर रहे हो, टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो। अगर आप किसी स्टेट में टैक्सेबल सप्लाई नहीं करते, एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हैं या नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते हैं, तो उस स्टेट के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, राइट। तो जैसे मान लीजिए आप हरियाणा में ऑपरेट करते हैं और हरियाणा में आपकी टैक्सेबल सप्लाई है 25 लाख रुपए की। आप यूपी में ऑपरेट करते हैं, यूपी में आपकी टैक्सेबल सप्लाई है, सपोज कर लेते हैं 16 लाख रुपए की। आप एमपी में ऑपरेट करते हैं, लेकिन एमपी में आप एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज 5 लाख रुपए की। आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है, वो एग्रीगेट टर्नओवर आपका 46 लाख रुपीस का है। तो आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो थ्रेशोल्ड को एक्सीड कर रहा है। सेक्शन 22 में जो थ्रेशोल्ड लिखी है, 40 लाख की लिखी हुई है गुड्स के केस में, वो आपकी एक्सीड हो रही है, यानी कि आप लायबल टू रजिस्टर हैं। लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन सिर्फ लेना है उस जगह पर जहां पर आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, जहां पर आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो। तो आप हरियाणा और यूपी में लायबल है फॉर रजिस्ट्रेशन, आप लायबल है फॉर रजिस्ट्रेशन। और आपका जो एमपी है, यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां से आप क्या कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन आपको लेना है सिर्फ और सिर्फ वहां पर जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हैं। इसके बाद आपको पता है कि हमारा जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है वो पैन बेस्ड होता है। मतलब जो हमारा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन सीक कर रहा है, उस व्यक्ति के पास पैन होना बहुत जरूरी है। सर ऐसा क्यों जरूरी है? ऐसा इसलिए जरूरी है राजा बेटा, क्योंकि आपका जो जीएसटी नंबर होता है वो 15 डिजिट का होता है, और आपके जीएसटी नंबर के अंदर आपका पैन रिफ्लेक्ट करता है। जो जीएसटी नंबर है उसको हम प्यार से जीएसटिन बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके पहले जो 2 डिजिट्स होते हैं, ये आपके रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट कोड को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? स्टेट कोड को। तो 09 आपका क्या है? स्टेट कोड। किसका? यूपी का, ठीक है। इसके बाद जो अगले 10 डिजिट्स होते हैं बेटा, वो होता है आपका पैन नंबर, तो BDIPA 0884Q। ये जो अगले 10 डिजिट है, ये है आपका पैन नंबर। क्या है ये आपका? सर ये है हमारा पैन नंबर, ठीक है। 15 डिजिट का होता है आपका ये जीएसटिन, 15 नंबर का होता है आपका जीएसटिन, जिसमें पहले 2 स्टेट कोड होते हैं, अगले 10 आपके पास पैन होता है। इसके बाद जो अगला नंबर होता है वो एंटिटी कोड होता है। क्या होता है बेटा?
अगला नंबर जो होता है वो क्या होता है सर, वो एंटिटी कोड होता है। एंटिटी मतलब जैसे मैं इंडिविजुअल हूं तो इंडिविजुअल का जो एंटिटी कोड है वो है 1। आपके पास क्या आ गया, एंटिटी कोड। इसके बाद एक डिफॉल्ट अल्फाबेट आता है Z। एक डिफॉल्ट अल्फाबेट आता है Z। Z क्या है सर, Z है एक डिफॉल्ट अल्फाबेट। ठीक है जी, ये डिफॉल्ट अल्फाबेट सरकार ने लगा रखा है जीएसटी के अंदर। एंड लास्ट होता है आपका चेकसम नंबर। क्या होता है, चेक सम डिजिट। क्या होता है मालिक, चेक सम डिजिट, राइट। तो टोटल आपके पास 15 डिजिट का जीएसटी नंबर है। पहले दो डिजिट आपका स्टेट कोड है, अगले 10 आपका पैन नंबर है, फिर अगला नंबर एंटिटी कोड है, फिर अगला अल्फाबेट डिफॉल्ट है, एंड लास्ट जो नंबर है वो चेक सम डिजिट है। ये 15 डिजिट का आपका जीएसटी होगा। तो जब मैं हरियाणा में रजिस्ट्रेशन लूंगा तो भाई ये जो दो कोड है ये बदल जाएगा। हरियाणा का स्टेट कोड अलग होगा, यूपी का स्टेट कोड अलग होगा। तो पहले दो नंबर्स मेरे बदल जाएंगे और हो सकता है कि आखिरी का जो चेकसम डिजिट है वो मेरा चेंज हो जाए। इसी तरीके से जब मैं एमपी में, राजस्थान में रजिस्ट्रेशन लूंगा तो पहले दो चेंज हो जाएंगे और आखिरी चेंज हो जाएगा। बीच का जो डिजिट है 10, ये पैन, ये हमेशा क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। क्योंकि एक व्यक्ति के पास एक ही पैन होता है और उसी पैन से उसे क्या करना है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने हैं, चाहे वो सिंगल रजिस्ट्रेशन ले, चाहे वो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन सीक करे। इसके बाद कहता है कि सप्लायर इज नॉर्मली रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द सिंगल रजिस्ट्रेशन इन अ स्टेट और यूटी। तो मान लो भाई आपके पास यूपी में दो धंधे हैं, आपके पास यूपी के अंदर मान के चलते हैं दो धंधे हैं, आपका एक फर्नीचर का धंधा है और आपका एक पेंट का धंधा है। तो नॉर्मली आपको क्या करना होता है सर, नॉर्मली आपको सिंगल रजिस्ट्रेशन लेना होता है। नॉर्मली आप क्या करते हैं, सिंगल रजिस्ट्रेशन लेते हैं। सरकार भी आपसे यही एक्सपेक्ट करती है कि आप सिंगल रजिस्ट्रेशन ले लो, लेकिन सरकार आपको ऑप्शन दे देती है। सरकार आपको ऑप्शन दे देती है कि आप चाहो तो दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन भी सीख कर सकते हो। आप चाहो तो दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन भी सीख कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, यहां पर कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो। तो विद इन द स्टेट अगर आपके मल्टीपल बिजनेसेस हैं तो यू कैन टेक अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन और अ सिंगल रजिस्ट्रेशन एज पर योर विल, एज पर योर चॉइस। इसके बाद जो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन है वो टैक्स स्पेसिफिक नहीं है। अब जैसे कि आपको पता है जीएसटी में सीजीएसटी भी है, एसजीएसटी भी है, यूटीजीएसटी भी है, आईजीएसटी भी है। तो आपको हर एक टैक्सेस को पे करने के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिंगल रजिस्ट्रेशन से ही सभी जो जीएसटी के टैक्सेस हैं उनकी कंप्लायंस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सर, अब हम बात करते हैं हमारे पहले सेक्शन की, सेक्शन नंबर 22 की, जिसे आप मार्क कर देंगे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन नंबर 22 ये आपको लायबल करता है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। सेक्शन नंबर 22 आपको मजबूर करता है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। सेक्शन नंबर 22 के अंदर थ्रेशोल्ड लिखी हुई है। सेक्शन नंबर 22 के अंदर थ्रेशोल्ड लिखी हुई है, और अगर आपका टर्नओवर उस थ्रेशोल्ड को एक्सीड करेगा तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा सर, उस केस में आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन सीख करके चलना पड़ेगा। अब सरकार कहती है कि सर अगर आप सर्विसेज के सप्लायर हैं या फिर आप नोटिफाइड गुड्स के सप्लायर हैं या फिर आप गुड्स और सर्विसेज दोनों सप्लाई करते हैं, मतलब आप केवल सर्विस देते हैं या फिर आप नोटिफाइड गुड्स के सप्लायर हैं या फिर आप गुड्स और सर्विसेज दोनों देते हैं, तो ऐसे केस में आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है 20 लाख रुपीस की। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 20 लाख को एक्सीड नहीं करता तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब 2023-24 के पूरे साल भर, अप्रैल से लेकर मार्च तक मेरा टर्नओवर
18 लाख रुपए का था, तो मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। अप्रैल से लेकर मार्च तक 2023, अप्रैल से लेकर मार्च 2024 तक मेरा एग्रीगेट में टर्नओवर 20 लाख रुपीस का था, मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। लेकिन अगर मेरा एग्रीगेट में टर्नओवर अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 तक 20 लाख को एक्सीड कर जाता है, लेट्स से 21 लाख है, तो मुझे फिर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। अब ये 20 लाख की लिमिट को रिड्यूस करा हुआ है 10 लाख पे। ये जो 20 लाख की लिमिट है ये रिड्यूस्ड है 10 लाख पे अगर आप अपना धंधा करते हो मणिपुर से, मिजोरम से, नागालैंड से और त्रिपुरा से। इन 4 स्पेसिफाइड स्टेट्स के अंदर 20 लाख की थ्रेशोल्ड को रिड्यूस करके रखा हुआ है 10 लाख पे। ये सरकारें कहती हैं कि हम आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल करेंगे अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख रुपीस एक्सीड करता है। तो इसको शॉर्ट में याद रखने के लिए मैंने एक प्यारा सा निमोनिक बनाया हुआ है, MMTN, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इन 4 स्टेट्स में आप कोई भी धंधा करो, इन 4 स्टेट्स में आप कोई भी धंधा करो, आप गुड्स के सप्लायर हो, आप नोटिफाइड गुड्स के सप्लायर हो, आप सर्विस के सप्लायर हो, आप गुड्स और सर्विसेज दोनों के सप्लायर हो, इन 4 स्टेट्स के अंदर आपकी जो थ्रेशोल्ड है वो हमेशा 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 कितनी रहेगी? 10 लाख रुपीस की रहेगी। ठीक है सर। इसके बाद अगर सर जी आप केवल और केवल गुड्स के सप्लायर हो, अगर आप केवल और केवल गुड्स के सप्लायर हो अदर देन नोटिफाइड गुड्स, नोटिफाइड गुड्स को छोड़कर बाकी और कोई गुड्स अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए जो थ्रेशोल्ड सरकार ने फिक्स करी है मालिक, वो करी है 40 लाख रुपए की। सरकार कहती है कि अगर आप केवल गुड्स में डील करते हो, लेट्स से आप ये बटुआ बनाते हो, पर्स बनाते हो, वॉलेट बनाते हो, ठीक है, अगर आप ये वॉलेट बनाते हो तो सर इस केस में आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो कितने की है सर? वो आपकी 40 लाख रुपीस की है। मतलब आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तब लेना है जब आपका टर्नओवर 40 लाख रुपीस को एक्सीड करेगा। अब इसी 40 लाख को 10 लाख पे रखा हुआ है, इसी 40 लाख की लिमिट को 10 लाख रुपए पे रखा हुआ है। अगर आप मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा पे ऑपरेट करते हो, मतलब मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, इन 4 स्टेट्स के अंदर आपकी जो 40 लाख की लिमिट है वो रिड्यूस होकर 10 लाख की हो जाती है। सर 40 लाख की जगह आपके ऊपर 20 लाख की लिमिट लगेगी अगर आप बिलोंग करते हो अरुणाचल प्रदेश को, तेलंगाना को, उत्तराखंड को, मेघालय को, पुडुचेरी को और सिक्किम को। सर इसको याद करने के लिए भी कोई शॉर्ट फॉर्म बनाया है आपने? बिल्कुल बनाया है। इसके लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया है ए स्टंप। तो अगर आप ए स्टंप को बिलोंग करते हो, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, एस फॉर सिक्किम, टी फॉर तेलंगाना, यू फॉर उत्तराखंड, एम फॉर मेघालय, पी फॉर पुडुचेरी, अगर आप इन स्टेट्स को बिलोंग करते हो और गुड्स के सप्लायर हो तो आपके लिए लिमिट कितने की है? आपके लिए लिमिट है 20 लाख रुपीस की। आपके लिए लिमिट कितने की है? 20 लाख रुपीस की। अब सवाल उठता है कि सर नोटिफाइड गुड्स में क्या क्या आता है? तो बेटा नोटिफाइड गुड्स के अंदर आपकी आइसक्रीम आती है, अदर एडिबल आइस आती है, पान मसाला आता है, टोबैको एंड मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्सटीट्यूट्स आते हैं, फ्लाई ऐश ब्रिक्स आता है, एग्रीगेट्स आते हैं, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स आते हैं, फ्लाई ऐश एग्रीगेट्स आते हैं, फ्लाई ऐश ब्रिक्स आते हैं। सर ये क्या होते हैं? सर ये आपके फ्लाई ऐश ब्रिक्स एक नई तरीके की आपकी ब्रिक है जो आप मैन्युफैक्चर करते हो, राइट? इसका आप गूगल पे फोटो चेक कर लेना। ब्रिक्स ऑफ फॉसिल फ्यूल, बिल्डिंग रॉक, अर्दन और रूफिंग टाइल्स, अगर आप इनमें डील करते हो, आइसक्रीम अदर एडिबल आइस में डील करते हो, पान मसाला में डील करते हो, टोबैको एंड मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्सटीट्यूट्स में डील करते हो, तो आपके लिए जो थ्रेशोल्ड की लिमिट है, आपके लिए जो थ्रेशोल्ड की लिमिट है वो कितने की है? आपके लिए जो थ्रेशोल्ड की लिमिट है वो कितने की है? सर आपके लिए थ्रेशोल्ड की लिमिट 20 लाख है नॉर्मली, लेकिन अगर आप मेक माई ट्रिप टू नागालैंड को बिलोंग करते हो तो आपके लिए लिमिट कितने की हो जाएगी? 10 लाख रुपीस की हो जाएगी।
ठीक है, इनको अच्छे से लर्न कर लेना कि नोटिफाइड गुड्स में क्या क्या आता है, नोटिफाइड गुड्स में क्या क्या आपके पास आता है। सर ये जो बार बार आप एग्रीगेट टर्नओवर चिल्ला रहे हो, इस एग्रीगेट टर्नओवर में क्या आता है? बेटा एग्रीगेट टर्नओवर में आप कैलकुलेशन करते हो पैन इंडिया बेसिस पे, मतलब ऑल इंडिया बेसिस पे। आपके पूरे इंडिया में जितने भी ऑफिसेस हैं, जितने भी शॉप्स हैं, जितने भी ब्रांचेस हैं, उन सब के टर्नओवर का सम किया जाता है। एग्रीगेट टर्नओवर का जो कैलकुलेशन होता है वो ऑल इंडिया बेसिस पर होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं 3 स्टेट से ऑपरेट कर रहा हूं, हरियाणा से, यूपी से, एमपी से। तो जब एग्रीगेट टर्नओवर निकाला जाएगा तो सभी स्टेट्स के जो मेरे बिजनेसेस हैं उनके टर्नओवर का सम कर लिया जाएगा। अब एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आएगा? तो सरकार कहती है कि एग्रीगेट टर्नओवर में आपकी जो टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई है हम वो लेंगे। टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई मतलब वो आउटवर्ड सप्लाई जिस पे जीएसटी लगती है, वो आउटवर्ड सप्लाई जिस पे जीएसटी लगती है। अब जीएसटी लगाने के 2 मैकेनिज्म हैं, या तो फॉरवर्ड चार्ज, मतलब मैंने कोई चीज सप्लाई करी तो उस पे मैं अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दूंगा। एक दूसरा मैकेनिज्म होता है आरसीएम, जिसमें मैंने सप्लाई करी लेकिन गवर्नमेंट को जीएसटी आपसे मैं कलेक्ट करके नहीं दूंगा, आप खुद गवर्नमेंट को जीएसटी पे करोगे। मतलब जो मेरा रिसिपिएंट है वो गवर्नमेंट के पास डायरेक्टली जीएसटी पे करेगा, मतलब कि आरसीएम एप्लीकेबल होगा। तो सरकार कहती है सुनो जसमीत, हम जब तुम्हारा टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे तो तुम्हारे टर्नओवर में जो तुमने आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई करी है उसे कंसीडर करेंगे, चाहे उस पे जीएसटी तुमको पे करना है अंडर एफसीएम, चाहे तुम्हारे रिसिपिएंट को पे करना है अंडर आरसीएम। मतलब जो सप्लाई तुमने करी है अगर वो जीएसटी के एम्बिट में आती है तो उसको हम तुम्हारे एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उस पे जीएसटी तुम्हें कस्टमर से कलेक्ट करके हमको देना है एफसीएम के तहत, कि तुम्हारा कस्टमर डायरेक्टली हमको जमा करेगा आरसीएम के तहत। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने जो आउटवर्ड सप्लाई करी है वो तुम्हारे लिए जीएसटी का पार्ट बनेगी, एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगी। तुम्हारी जो एग्जेम्प्ट सप्लाई है, सरकार मुझसे कह रही है कि तुम्हारी जो एग्जेम्प्ट सप्लाई है वो भी तुम्हारे एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगी। अब एग्जेम्प्ट सप्लाई में क्या क्या आता है मैंने आपको बता रखा था कि सर एग्जेम्प्ट सप्लाई में आपकी निल रेटेड सप्लाई आती है। एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर आपके पास जो आपकी नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, अल्कोहलिक लिकर, एचपी मैन, और आपकी जो होली एग्जेम्प्ट सप्लाई है ये भी आपका एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बन जाएगी। सर एग्जेम्प्ट सप्लाई को टर्नओवर का पार्ट क्यों बनाया जा रहा है? बेटा ताकि तुम्हारा टर्नओवर जल्दी से थ्रेशोल्ड को क्रॉस करे और तुम जीएसटी के अंदर लायबल हो जाओ रजिस्ट्रेशन के लिए और तुमसे गवर्नमेंट जीएसटी कलेक्ट कर सके। इसके लिए सरकार ने बहुत स्मार्टली एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन लिखी और उस एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में एग्जेम्प्ट सप्लाई को डाल दिया, सो दैट तुम्हारा टर्नओवर जल्दी से थ्रेशोल्ड को क्या करे राजा बेटा, क्रॉस करे। इसके बाद सरकार कहती है कि अगर आपने एक्सपोर्ट करा है, आप एक्सपोर्टर हो, आपने गुड्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट करा है तो वो भी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा। और जो तुमने अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई करी है, जो इंटर स्टेट सप्लाई करी है तुमने डिस्टिंक्ट पर्सन को, याद है डिस्टिंक्ट पर्सन कौन है? सर वो व्यक्ति जो सेम पैन से रजिस्टर्ड है, वो व्यक्ति जो सेम पैन से रजिस्टर्ड है। तो मैं हरियाणा में और यूपी में सेम पैन से रजिस्टर्ड हूं, तो अगर मैंने यूपी से हरियाणा स्टॉक ट्रांसफर किया है, मैंने यूपी से हरियाणा स्टॉक ट्रांसफर किया है, तो याद होगा आपको कि ये डीम्ड सप्लाई होती है एज पर शेड्यूल 1। और जो मैंने स्टॉक ट्रांसफर किया है इसे भी सरकार कह रही है कि एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनाएंगे। तो जो इंटर स्टेट सप्लाई हुई है बिटवीन द डिस्टिंक्ट पर्सन, बिटवीन द पर्सन हैविंग द सेम पैन, उसे भी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनाया जाएगा। तो एग्रीगेट टर्नओवर में 4 चीजें आएंगी। मेरी जो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई है वो आएगी,
मैंने जो एग्जेम्प्ट सप्लाई करी है, बोले तो निल रेटेड, बोले तो नॉन टैक्सेबल, बोले तो होली एग्जेम्प्ट सप्लाई, ये मेरे एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेंगी। मैंने जो एक्सपोर्ट किया है ये एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा, और जो इंटर स्टेट सप्लाई करी है बिटवीन द पर्सन्स हैविंग द सेम पैन, वो भी आपके एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा। और अगर ये एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख एज द केस में भी इसको एक्सीड करेगा, देन आई विल बी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब जब एग्रीगेट टर्नओवर की बात होगी तो इसमें क्या चीज इंक्लूड नहीं होगी, सरकार ने किन चीजों को एक्सक्लूजन में डाला है। सरकार कहती है जो जीएसटी है, जो टैक्सेस अंडर जीएसटी है, वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेंगे। तो एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते वक्त जो टैक्सेस अंडर जीएसटी है उन्हें हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन सेस, ये एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेंगे। जो हमारी इनवर्ड सप्लाई है, जो हमारी इनवर्ड सप्लाई है, वो भी हमारे एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगी। सर एग्रीगेट टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब होता है सेल, टर्नओवर का मतलब होता है सेल, और इनवर्ड सप्लाई का मतलब होता है परचेस। तो सर ऑब्वियस है ना, ऑब्वियस है, जब हम टर्नओवर की बात कर रहे हैं मतलब हम सेल की बात कर रहे हैं, तो सेल में परचेस क्यों ही इंक्लूड करेंगे। लेकिन सरकार ने सेफर साइड में बोल दिया कि भाई जो इनवर्ड सप्लाई है, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई, जिस पे जीएसटी तुमने रिवर्स चार्ज में पे करा है, तुमने कोई माल खरीदा, तुमने कोई माल खरीदा और उस माल पे जीएसटी रिवर्स चार्ज पे लगता था, यानी कि तुम्हारे सप्लायर ने वो पैसा गवर्नमेंट के पास जमा नहीं करवाया, तुमने जमा करवाया। तो सरकार कहती है कि अगर इनवर्ड सप्लाई है, भले रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर तुमने उसको जीएसटी पे करा है, वो तुम्हारे एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा। तो बट ये तो कॉमन सेंस है ना कि इनवर्ड सप्लाई मतलब परचेस, और परचेस कभी भी टर्नओवर का पार्ट नहीं होती। सरकार ये बात नहीं भी लिखती तो भी हमको पता थी, भाई हमारे तो खून खून में कॉमर्स है। हमने कक्षा 11वीं में पहली बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने सीख लिए थे सोल प्रोपराइटर के। हमको तभी पता लग गया था कि परचेस जो होती है वो डेबिट साइड पे आती है, सेल जो होती है वो क्रेडिट साइड पे आती है, परचेस कभी भी सेल का पार्ट होती ही नहीं है। ये तो बचपन में ही पता लग गया था, तो इसको समझाने की वैसे कोई खास जरूरत थी नहीं। अच्छा, फिर कहता है कि जो एग्रीगेट टर्नओवर है इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे ऑल द सप्लाईज मेड बाय द टैक्सेबल पर्सन, वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट और ऑन बिहाफ ऑफ ऑल हिज प्रिंसिपल। तो सर अगर आपने एज अ एजेंट कोई सप्लाई करी है तो आपके टर्नओवर में आपने जो इंडिविजुअल कैपेसिटी पे सप्लाई करी है वो तो आएगी ही, लेकिन एज अ एजेंट बन के अगर आपने कोई सप्लाई करी है तो उसे भी आपके एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बना लिया जाएगा। इसके बाद आपको बताया गया कि रजिस्ट्रेशन आपको जो लेना है वो केवल उस जगह पर लेना है जहां पर आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो। ये बात हमको पता लग गई, यानी कि अगर आप कहीं पर एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हो तो वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। कहीं पर आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन आपको सिर्फ और सिर्फ कहां पर लेना है, जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो। ठीक है सर। सर अब मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछो बेटा क्या सवाल आ रहा है। सर सवाल ये आ रहा है, मान लीजिए मैं हरियाणा से ऑपरेट करता हूं, मैं यूपी से ऑपरेट करता हूं और मैं नागालैंड से ऑपरेट करता हूं। सर मैं यहां पर भी टैक्सेबल सप्लाई करता हूं, मैं यहां पर भी टैक्सेबल सप्लाई करता हूं, मैं यहां पर भी टैक्सेबल सप्लाई करता हूं। सर हरियाणा में मेरा टर्नओवर 3 लाख रुपए का है, यूपी में मेरा टर्नओवर 4 लाख रुपए का है और नागालैंड में भी मेरा टर्नओवर 4 लाख रुपए का है। टोटल हो गया सर जी 11 लाख। आप ये बताओ मेरे लिए सेक्शन नंबर 22 में जो थ्रेशोल्ड है वो कौन सी वाली लगेगी। सर मेरे ऊपर थ्रेशोल्ड 40 लाख वाली लगेगी कि मेरे ऊपर थ्रेशोल्ड 10 लाख वाली लगेगी। क्योंकि अगर मैं नागालैंड से ऑपरेट करता हूं तो नागालैंड तो एक स्पेसिफाइड स्टेट है, और अभी अभी सर आपने बताया था कि नागालैंड से जब आप सप्लाई करते हो तो 10 लाख का थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल होता है। तो राजा बेटा अगर आप नॉन स्पेसिफाइड स्टेट और स्पेसिफाइड स्टेट दोनों से ऑपरेट करोगे,
अगर आप स्पेसिफाइड स्टेट और नॉन स्पेसिफाइड स्टेट दोनों से ऑपरेट करोगे तो आपके ऊपर लोअर थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल होगा, आपके ऊपर लोअर थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल होगा, 40 लाख वाला थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप स्पेसिफाइड स्टेट टैक्सेबल सप्लाई की जगह एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हो, अगर आप स्पेसिफाइड स्टेट से एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हो तो उस केस में आपका हायर थ्रेशोल्ड ही एप्लीकेबल होगा, फिर वहां पर लोअर थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल नहीं होगा। देखो, द थ्रेशोल्ड लिमिट गेट्स रिड्यूस्ड टू 10 लाख when such person makes the taxable supply, when such person makes the taxable supply of goods or service or both from any of the special category state। तो अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी स्टेट से टैक्सेबल सप्लाई करते हो तो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख पे रिड्यूस हो जाती है। लेकिन सरकार क्या कहती है, हाउ एवर in case he makes the exempt or non-taxable supply from the special category state, the threshold limit shall not be reduced. The threshold limit shall not be reduced. For example, आप हरियाणा में कपड़े का काम करते हो, आप हरियाणा में कपड़े का काम करते हो और नागालैंड के अंदर आप शराब का काम करते हो। हरियाणा में आपका जो टर्नओवर है वो 25 लाख रुपए का है, नागालैंड में आपका टर्नओवर जो है वो 15 लाख रुपए का है, नहीं 10 लाख रुपए का है। नागालैंड में आपका टर्नओवर 10 लाख रुपए का है। तो इस केस में क्योंकि आप नागालैंड से नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते हो और आपका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख रुपीस को एक्सीड नहीं कर रहा, तो आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो हरियाणा में आपका टर्नओवर 25 लाख रुपीस का होता और नागालैंड में आपका टर्नओवर 16 लाख रुपए का होता, तो आपका एग्रीगेट में 41 लाख रुपीस का टर्नओवर बन जाता। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा सर, अब आपको हरियाणा में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हरियाणा में आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, लेकिन नागालैंड में अभी भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नागालैंड में आप एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हो। एल्कोहलिक लिकर नॉन टैक्सेबल सप्लाई है और नॉन टैक्सेबल सप्लाई एग्जेम्प्ट सप्लाई का पार्ट होती है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई एग्जेम्प्ट सप्लाई का पार्ट होती है। बात समझ में आ रहा है? आपके ऊपर जो थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल होगा वो हायर वाला एप्लीकेबल होगा। अगर आप हरियाणा में क्लोथ का काम कर रहे हो, नागालैंड में आप अल्कोहल का काम कर रहे हो, तो सर क्योंकि आप नागालैंड में एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हो, नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, तो आपके ऊपर हायर थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल होगा 40 लाख वाला। रजिस्ट्रेशन आपको वहां लेना होता है जहां से टैक्सेबल सप्लाई होती है। तो एग्रीगेट आपका 35 बन रहा है, ना आपको हरियाणा में रजिस्ट्रेशन लेना है ना आपको नागालैंड में लेना है। लेकिन अगर आपका एग्रीगेट 41 बन रहा है तो हरियाणा में लेना पड़ेगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड एक्सीड हो रही है और हरियाणा में आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो, लेकिन नागालैंड में अभी भी आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आते हैं। ये जो सेकेंड वाला पॉइंट है घनघोर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, घनघोर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है जी, कैसा पॉइंट है? घनघोर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 23 की, पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है? तो सरकार कहती है कि फॉलोइंग पर्सन शेल नॉट बी लायबल टू रजिस्ट्रेशन। मतलब जो आपका सेक्शन नंबर 23 है, सेक्शन नंबर 23 जो है वो आपका ओवरराइड करता है सेक्शन नंबर 22 को और सेक्शन नंबर 24 को। ये ओवरराइड करता है सेक्शन नंबर 22 को और 24 को। 22 और 24 ये दोनों सेक्शन लायबल करते हैं आपको रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, लेकिन 23 आपको माफ कर देता है, आपको रियायत देता है रजिस्ट्रेशन को लेने से। तो सेक्शन 23 इज गोइंग टू ओवरराइड सेक्शन नंबर 22 एंड 24। सेक्शन नंबर 23 आपसे क्या कह रहा है? सेक्शन नंबर 23, पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। द फॉलोइंग पर्सन शेल नॉट बी लायबल टू रजिस्ट्रेशन: any person who is engaged exclusively in the business of supplying goods or service or both that are not liable to tax or wholly exempt from the tax under this act,
और अंडर द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो कह रहा है कि सर आप ऐसे धंधे में एंगेज्ड हो जिस धंधे पे जीएसटी लगता ही नहीं है। सर आपका शराब का काम है, सर आपके पेट्रोल पंप चलते हैं, तो क्या आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है? नहीं, ना ही शराब जीएसटी में आती है और ना ही पेट्रोल जीएसटी में आता है, तो सर रजिस्ट्रेशन भी आपको नहीं लेना है। अच्छा सर आप कोई ऐसा काम करते हो जो जीएसटी में तो आता है लेकिन सरकार ने उसे होली एग्जेम्प्ट कर रखा है। जैसे अगर आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग को रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लेट आउट करते हो किसी नॉन टैक्सेबल पर्सन को, तो वहां पर सरकार ने जीएसटी को एग्जेम्प्ट कर रखा है। तो अगर आप कोई होली एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हो जिसपे जीएसटी लगती ही नहीं है, तो उस केस में सरकार कहती है बाबू जब तेरे से जीएसटी नहीं कलेक्ट करना, मेरे प्यारे प्यारे बाबू, जब तेरे से जीएसटी ही कलेक्ट नहीं करना तो तू रजिस्ट्रेशन लेकर भी क्या करेगा? जा, तुझे माफ किया, तुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सरकार कहती है अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हो, मतलब आप किसान हो और आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बेचते हो, कल्टीवेशन ऑफ लैंड करते हो, खेत जोतते हो और वहां से जो माल निकलता है, वहां से जो प्रोड्यूस निकलता है उसको आप बेचते हो, तो अगर आप एक एग्रीकल्चरिस्ट हो और आप कल्टीवेशन ऑफ लैंड से निकला हुआ माल बेचते हो, तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सर एक किसान है सर, रामू किसान है सर, एक रामू किसान है सर, रामू किसान है सर। ठीक है, ये क्या करता है सर? ये खेत जोतता है और वहां से वीट प्रोड्यूस करता है, वहां से वीट प्रोड्यूस करता है और ये मार्केट में वीट सेल करता है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2023-24, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2023-24 इसने आपको पता है 50 लाख रुपए का वीट सप्लाई कर दिया। इसने 50 लाख का वीट सप्लाई कर दिया। सर क्या इसको रजिस्ट्रेशन लेना है? नहीं, सेक्शन 23 कहता है कि सर ये नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। लेकिन सर अगर यही रामू सर वीट के साथ साथ कपड़े का भी काम करता है सर, ये कपड़े का भी व्यापारी है, इसने वीट की सप्लाई करी है सर, वीट की सप्लाई करी है सर इसने 30 लाख रुपए की, और इसने कपड़े की सप्लाई करी है सर 20 लाख रुपीस की। अब क्योंकि इसका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख को एक्सीड कर रहा है, अब ये क्या हो जाएगा? लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब ये क्या हो जाएगा? लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब कि अगर आप किसान हो और आप आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड वाला माल ही बेचते हो, मतलब आप खेती बाड़ी से निकला हुआ प्रोड्यूस ही बेचते हो, तो सर आप कितने का भी माल बेच दो, आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के साथ साथ कोई और चीज भी बेचते हो, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के साथ कोई और चीज भी बेचते हो, और अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर सेक्शन 22 का थ्रेशोल्ड एक्सीड कर जाएगा, फिर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो। लेकिन अगर आप सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेचते हो तो आप कितने का भी बेच दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। सर किसको एग्रीकल्चरिस्ट बोलेंगे? सर जो खुद खेतीबाड़ी करता है उसको एग्रीकल्चरिस्ट बोलेंगे, जो खुद खेतीबाड़ी करता है या फिर अपनी फैमिली के साथ मिलकर खेतीबाड़ी करता है उसको एग्रीकल्चरिस्ट बोलेंगे, या फिर सर वो व्यक्ति पेड लेबर के थ्रू पैसा देकर दिहाड़ी मजदूर लेकर आता है और अपने सुपरविजन में उन दिहाड़ी मजदूरों से अपना खेत जुतवाता है, अपने खेत का कल्टीवेशन करता है, हम उसको भी एग्रीकल्चरिस्ट बोलेंगे। मतलब जो खुद फार्मिंग कर रहा है या अपने फैमिली की मदद से फार्मिंग कर रहा है या फिर पेड लेबर के थ्रू फार्मिंग कर रहा है अपने सुपरविजन में, उस व्यक्ति को एग्रीकल्चरिस्ट बोला जाता है। सर अगर आप ऐसी सप्लाई कर रहे हो जो कि आपकी कवर्ड है अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसमें आपका रिसिपिएंट लायबल है गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने के लिए, तो ऐसे केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मंजे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं कोई गुड सप्लाई करता हूं, मैं कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, लेट्स से मैं स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, राइट? मैंने स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड करी, तो जनरली आपकी जो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज हैं वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर होती है।
मैंने स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड करी, तो जनरली आपकी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज जो होती है वो रिवर्स चार्ज में कवर होती है। मैंने स्पॉन्सरशिप सर्विस आपको दी, राइट? तो मेरी सर्विस पे जीएसटी गवर्नमेंट को आप पे करोगे डायरेक्टली अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सप्लायर मैं हूं, रिसिपिएंट आप हो। इस सप्लाई को गवर्नमेंट ने रिवर्स चार्ज में कवर कर रखा है और रिसिपिएंट को डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास टैक्स का पैसा पहुंचाना है। तो सरकार कहती है सरदार जी, जब आपको अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करना ही नहीं है और वो टैक्स का पैसा हमें जमा करवाना ही नहीं है, हम डायरेक्टली रिसिपिएंट की गर्दन पकड़ के उससे टैक्स का पैसा वसूल लेंगे, तो सरदार जी आपको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नमेंट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मजा ही आ गया। मतलब अगर मैं कोई सप्लाई कर रहा हूं और उस सप्लाई पे मेरे कस्टमर को रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है, मुझे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेस पे नहीं करने हैं, तो मुझे बेटा रजिस्ट्रेशन भी नहीं लेना है। ओके सर जी, 2 सेक्शंस हमने कंप्लीट कर लिए। आइए अब जल्दी से बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, सेक्शन नंबर 24। सेक्शन नंबर 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की बात करता है। सर ये भी आपका सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपसे कहता है कि सेक्शन नंबर 22 में कुछ भी लिखा हो, ये कहता है कि सेक्शन नंबर 22 में कुछ भी लिखा हो, आपको क्या करना है सर, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेके चलना है। मतलब सेक्शन नंबर 24 कहता है कि आपका टर्नओवर गया तेल लेने, आपका टर्नओवर गया भाड़ में, आपका टर्नओवर गया झुमरी तलैया में, हमें आपके टर्नओवर से कोई भी मतलब नहीं है। अगर सेक्शन 24 में जो ट्रांजैक्शंस लिखे हैं, अगर आप उन ट्रांजैक्शंस को करते हो, या फिर सेक्शन 24 में कुछ लोगों को नोटिफाई किया गया है और आप उन लोगों में से हो, तो आपको इमीडिएट रजिस्ट्रेशन लेना है। आपका टर्नओवर मैटर नहीं करता। सेक्शन 24 हैज ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर सेक्शन नंबर 22। सेक्शन 24 के अंदर ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको नोटिफाई किया गया है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए? तो सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है, सर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है गुड्स का। सर आप दूसरे स्टेट्स में गुड्स का सप्लाई करते हो, सर आपका ये माउस का काम है। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो दिल्ली का है और आप ये माउस दिल्ली से पंजाब भेज देते हो, कभी गुजरात, कभी राजस्थान, कभी एमपी, कभी यूपी, कभी गोवा, कहीं पर भी जहां आपका मन करता है आप इसे वहां पर सप्लाई कर देते हो। मतलब इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप गुड्स का सप्लाई कर रहे हो, देन आपको कंपलसरली रजिस्ट्रेशन लेना है। आपका टर्नओवर मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज करते हो, गुड्स नहीं सर्विसेज करते हो, तो फिर आप सेक्शन 24 में कवर नहीं होगे। आप कहां पर कवर होगे? 22 में कवर होगे। सर्विसेज के ऊपर 24 नहीं लगता, इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करता है, सर्विसेज के ऊपर 24 नहीं लगता। अब नॉर्मली अगर आप दूसरे स्टेट पे कोई भी गुड्स बेचते हो या सप्लाई करते हो, उस केस में आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। लेकिन यहां पर भी एक एक्सेप्शन निकल कर आता है, यहां पर भी एक एक्सेप्शन निकल कर आता है। सरकार कहती है कि अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स में डील करते हो, अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स में डील करते हो और आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स का इंटर स्टेट सप्लाई करते हो, तो हम आपको सेक्शन नंबर 24 में कवर नहीं करेंगे, हम आपको सेक्शन नंबर 22 में ही रखेंगे। मतलब रजिस्ट्रेशन आपको तब लेना होगा जब आपका टर्नओवर 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख एज द केस में भी थ्रेशोल्ड को एक्सीड करे, बशर्ते आपके पास पैन होना चाहिए। और जब भी आप दूसरे स्टेट में हैंडीक्राफ्ट गुड्स को भेजें तो आप ई-वे बिल क्या करें? जनरेट करें। तो अगर आप इंटर स्टेट मूवमेंट कर रहे हो या इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, तो आपके ऊपर सेक्शन 24 नहीं लगेगा, बशर्ते आपके पास पैन होना चाहिए। और जितनी बार आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स का इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, आप ई-वे बिल जनरेट करके चल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स का डीलर हूं, मेरा जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो मान के चलिए बेटा वो है 12 लाख रुपए का।
मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 12 लाख रुपए का है, तो ऐसे केस में मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। चाहे मैं विद इन द स्टेट माल बेचूं तो भी नहीं लेना, चाहे आउटसाइड द स्टेट माल बेचूं तो भी नहीं लेना। लेकिन जब भी मैं आउटसाइड द स्टेट माल बेचूंगा तो मुझको सरकार ने जिम्मेदारी दी है कि बेटा तुम्हारे पास पैन होना चाहिए। हमने कहा वो तो है, रिटर्न फाइल करते हैं, पैन तो है। कहता है एक काम करना, जितनी बार भी इंटर स्टेट सप्लाई करना हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, उतनी बार ई वे बिल जनरेट कर देना। मतलब हमको बता देना कि तुम्हारे गुड्स कहां से कहां जा रहे हैं, कहां से डिस्पैच हो रहे हैं और कहां पर वो अराइव होंगे, ये डिस्टेंस कितना है, कौन सा ट्रांसपोर्टर माल लेकर जा रहा है, कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है। कंसाइनर का जो डिटेल है वो भी दे देना और कंसाइनी का डिटेल भी दे देना। अगर आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो उस केस में आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो व्यक्ति होता है जो किसी स्टेट में आकर सप्लाई करता है जहां पर उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ना हो। टेम्पररी पर्पस के लिए वो आता है और वो टेम्पररी पर्पस पूरा हो जाने के बाद वो वापस अपने स्टेट में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर श्री किशन है, मिस्टर श्री किशन है, ये श्री किशन राजस्थान के रहने वाले हैं, इनका कपड़े का व्यापार है, राजस्थान में इन्होंने रजिस्ट्रेशन भी ले रखा है। यूपी के अंदर एक ट्रेड फेयर चल रहा है जहां पर पूरे हिंदुस्तान से व्यापारी आ रहे हैं। यह ट्रेड फेयर 10 दिन के लिए चलेगा और यहां पे व्यापारी अपना अपना माल शोकेस करेंगे और सेल करेंगे। तो ये मिस्टर श्री किशन यूपी ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए आ गए हैं 10 दिन के लिए, जो कि 1 सितंबर से 10 सितंबर तक चलेगा। अब जब ये यूपी में आएंगे तो यूपी गवर्नमेंट इनको ऑब्लिगेट करेगी, इनको मजबूर करेगी कि तुम्हें यहां पर रजिस्ट्रेशन लेना है एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल क्यों? क्योंकि तुम परमानेंट यहां पर नहीं हो। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो व्यक्ति होता है जो ओकेजनली अंडरटेक करता है ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग द सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, वेदर एज अ प्रिंसिपल और एजेंट इन अ स्टेट और अ यूटी जहां पर इसका कोई भी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। सेम ऐसे ही जैसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है, सेम ऐसे ही नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी होता है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हमारी ही कंट्री का होता है किसी और स्टेट में, लेकिन ये नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हमारे देश का ही नहीं होता। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि 1 सितंबर से 10 सितंबर तक यूपी में ट्रेड फेयर चल रहा है, इस ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए यूएसए से मिस्टर जॉन आ रहे हैं। तो यूएसए का रेसिडेंट अगर इंडिया आ रहा है इस ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो यूपी गवर्नमेंट मिस्टर जॉन से कहेगी कि हम तुम्हें इस ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करने की परमिशन तभी देंगे जब तुम अपने आप को हमारे पास रजिस्टर करवाओगे एज अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है उसका टर्नओवर मैटर नहीं करता। अगर आप ओकेजनली टेम्पररी पर्पस के लिए किसी दूसरे स्टेट में जाके सप्लाई करने वाले हो तो उस स्टेट में आपको एज अ सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर करना होता है। ठीक वैसे ही जो दूसरे देश से व्यक्ति आ रहा है उसे भी यहां पर एज अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है, तभी वो यहां पर उस पर्पस के लिए सप्लाई कर पाएगा जिस पर्पस के लिए वो आ रहा है। सर अगर आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना है, मैंने सप्लाई करी आपको और ये सप्लाई रिवर्स चार्ज में कवर होती है, यानी कि आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है और आपको ये टैक्स का पैसा गवर्नमेंट के पास पहुंचाना है, तो इस केस में आपका टर्नओवर मैटर नहीं करता। जो थ्रेशोल्ड सेक्शन 22 में लिखी हुई है वो सप्लायर के लिए लिखी हुई है, लेकिन अगर एज अ रिसिपिएंट रिवर्स चार्ज में आपको टैक्स देना पड़ रहा है तो आपका टर्नओवर मैटर नहीं करेगा, आपको इमीडिएट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सेक्शन 24 आपके ऊपर लगेगा, आपका टर्नओवर इग्नोर किया जाएगा और आपको इमीडिएट रजिस्ट्रेशन लेकर रिवर्स चार्ज के अंदर गवर्नमेंट को जीएसटी का पैसा देना पड़ेगा। सर वो व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के बिहाफ पे सप्लाई करता है, वो व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के बिहाफ पे सप्लाई करता है तो वहां पर उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। पर्सन हु मेक्स द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन वेदर एज एन एजेंट और अदरवाइज।
मैं एक टैक्सेबल पर्सन हूं। टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? वो व्यक्ति जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है या फिर लायबल टू बी रजिस्टर्ड है। तो अगर मैं टैक्सेबल पर्सन हूं और मैंने आपको एज अ एजेंट अपॉइंट कर लिया और आपसे कहा कि बेटा ये ग्लासेस बेचने हैं, ये जो कप है, कॉफी मग्स है, ये आपको बेचने हैं, मैंने आपको एज अ एजेंट अपॉइंट कर लिया। तो अगर मैं टैक्सेबल पर्सन हूं और मैं किसी एजेंट को अपॉइंट करता हूं मेरे बिहाफ पर गुड्स को सप्लाई करने के लिए, तो उस एजेंट को कंपल्सरली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आपका टर्नओवर मैटर ही नहीं करेगा। अगर आप एक टैक्सेबल पर्सन के एजेंट बन जाते हो, आप एक टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ पे गुड सप्लाई करते हो, तो आपका टर्नओवर मैटर नहीं करता, क्योंकि आप एक टैक्सेबल पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जब वो टैक्सेबल पर्सन जीएसटी में लायबल टू रजिस्टर है, तो आप भी जीएसटी में लायबल टू रजिस्टर हो। सेक्शन नंबर 24 आपको मैंडेटरी बोलता है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। अगर आप एक ई कॉमर्स ऑपरेटर हो, अगर आप एक ई कॉमर्स ऑपरेटर हो, आप फ्लिपकार्ट हो, आप ओयो हो, आप अमेजन हो, राइट, आप एक ओला हो, एक एग्रीगेटर हो, राइट, तो अगर आप एक ई कॉमर्स ऑपरेटर हो तो इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अगर कोई व्यक्ति ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, तो उसे भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मैं फ्लिपकार्ट के थ्रू शर्ट सेल करता हूं, अमेजन के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल करता हूं, तो अगर मैं ई कॉमर्स पे रजिस्टर्ड हूं एज अ सेलर, देन आई हैव टू टेक अ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। मेरा टर्नओवर मैटर नहीं करेगा, मुझे कंपल्सरली जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेकर चलना पड़ेगा। राइट एवरीवन, मेन सेक्शन थे सेक्शन नंबर 22, 23, 24, ये तीनों हमने निपटा लिए। इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा तो आपका 70% चांस है कि इन 3 सेक्शन में से ही क्वेश्चन बनेगा। इन 3 सेक्शंस को बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। राइट एवरीवन, चलिए अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 25 की। सेक्शन नंबर 22 और सेक्शन नंबर 24 आपको लायबल करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन आपको जो रजिस्ट्रेशन लेना होता है वो लेना होता है सेक्शन नंबर 25 के अंदर। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 25 आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कब अप्लाई करना है? तो सेक्शन 25 करता है एवरी पर्सन लायबल टू बी रजिस्टर्ड shall apply for registration in every such state or UT in which he is liable within 30 days from the date on which he becomes liable for registration, provided a CTP and NRTP shall apply for registration at least 5 days prior to the commencement of business। तो कह रहा है कि सर अगर आप लायबल हो गए रजिस्ट्रेशन के लिए तो आपको विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। तो लेट सपोज आपका टर्नओवर एक्सीड करता है 40 लाख को, सपोजिंगली 5 जुलाई 2023 को, सपोजिंगली 5 जुलाई 23 को आपका टर्नओवर एक्सीड करता है, तो यहां से 30 डेज के अंदर यहां से 30 डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। 30 दिन आपके पास कहां पर हो जाएंगे सर? 30 दिन हो जाएंगे आपके पास 4 अगस्त को, 4 अगस्त 23 को। तो आपको विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना है। सर अगर हमने विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया तो क्या होगा? बेटा अगर आपने विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया तो इसमें नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि अगर आप विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करोगे तो आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बनेगा जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ, और फिर जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा वहां से आप आईटीसी ले पाओगे। लेकिन अगर आप विद इन 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हो तो जिस दिन आप लायबल हुए थे आप उस दिन से इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाओगे। ठीक है, तो जब मैंने आपको क्लास में ये चीजें पढ़ाई थी तो इन डिटेल मैंने आपको ये चीजें बताई होंगी। उम्मीद करता हूं आपने तब इसको अच्छे से पढ़ा था। राइट, तो उम्मीद करने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि सर अगर आप विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे तो आपके लिए जो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बनेगी वो बनेगी जिस दिन आप लायबल हुए थे और उस दिन से आप आईटीसी ले पाओगे। और अगर आप विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करते हो तो आपके लिए इफेक्टिव डेट बनेगी जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ है और फिर आपको आईटीसी तब से मिलेगा। तो जैसे मैंने आपसे कहा लेट्स से आप 5 जुलाई को लायबल हो गए थे,
मैंने आपसे कहा कि आप 5 जुलाई को लायबल हो गए थे, 5 जुलाई 23 को आप लायबल हो गए थे। आपके 30 दिन होते हैं, आपके 30 दिन पूरे होते हैं लेट से 4 अगस्त को, आपके 30 दिन पूरे होते हैं लेट से 4 अगस्त को। आपने यहीं पे लेट से 25 जुलाई को आपने अप्लाई कर दिया, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। तो इस केस में आपका जो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो 5 जुलाई है, 5 जुलाई है। भले मैं कहता हूं कि आपको रजिस्ट्रेशन 6 तारीख को मिला, आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ भले 6 तारीख को, आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 5 जुलाई को माना जाएगा। और 5 जुलाई से ठीक एक दिन पहले यानी कि 4 जुलाई को, 4 जुलाई को आपके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है उस स्टॉक का आप आईटीसी ले पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप विद इन 30 डेज अप्लाई नहीं करते, आप 5 जुलाई को लायबल हो गए थे, आप 5 जुलाई को लायबल हो गए थे, आपको 30 डेज का टाइम दिया गया था, 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना था, यानी कि आपको 4 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना था। आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया 10 अगस्त को, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया 10 अगस्त को। नाउ सपोज आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होती है 17 अगस्त को, नाउ सपोज आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होती है 17 अगस्त को, यहां पे आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुई, तो सरकार कहती है कि 17/8 जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन मिला है ये आपके लिए इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। और अगर आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 17 अगस्त निकल कर आ रहा है, अगर आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 17 अगस्त निकल कर आ रहा है, तो ऐसे केस में 17 अगस्त से ठीक एक दिन पहले यानी कि 16 अगस्त को आपके पास जो स्टॉक पड़ा है आप उसका आईटीसी ले पाओगे। तो इसमें नुकसान आपका है, आपको अगर 30 डेज के अंदर एप्लीकेशन डाल देते हो तो समझदारी है, अदरवाइज आपका नुकसान है, ठीक है सर, ओके। इसके बाद अगला पॉइंट हम देख चुके हैं कि स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है, सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन का हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अच्छा सर, क्या हम वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। आपको सेक्शन नंबर 22 और 24 कंपेल नहीं कर रहे रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। आप सेक्शन 22 के अंदर नहीं फंस रहे, आप सेक्शन 24 के अंदर नहीं फंस रहे, लेकिन फिर भी आपको चुल है कि सर हमें रजिस्ट्रेशन लेना है, तो ले लो बेटा। सरकार आपको वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन लेने की परमिशन देती है। आपका टर्नओवर विद इन लिमिट है, अभी 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख एज द केस में भी उसको एक्सीड नहीं किया, ना ही आप सेक्शन 24 में फंस रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अगर रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है तो हर एक रजिस्ट्रेशन आपका आपस में क्या माना जाएगा? डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। ये पॉइंट भी मैंने पढ़ा दिया था आपको। जैसे मैंने हरियाणा में रजिस्ट्रेशन लिया तो मेरे पैन से रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, मैंने यूपी में रजिस्ट्रेशन लिया मेरे पैन से रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, मैंने एमपी में रजिस्ट्रेशन लिया मेरे पैन से रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। तो मेरे जितने भी रजिस्ट्रेशंस हैं वो सब आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। अब इनके बीच में अगर सप्लाई होती है विदाउट कंसिडरेशन तो वो डीम्ड सप्लाई मानी जाएगी, जो मैंने आपको शेड्यूल 1 में पढ़ाई थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन लेने के लिए पैन होना चाहिए, ये बात भी मैंने आपको बता दी। अच्छा, जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको अपना आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ता है। बिना आधार ऑथेंटिकेशन के आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। आधार ऑथेंटिकेशन इज मस्ट। अगर आपको पहले रजिस्ट्रेशन दिया जा चुका है बिना आधार ऑथेंटिकेशन के, तो उस केस में आपको आधार ऑथेंटिकेशन बाद में करवाना पड़ेगा। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया तो आपका रजिस्ट्रेशन इनवैलिड मान लिया जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन इनवैलिड एक्सक्यूज मी, आपका रजिस्ट्रेशन इनवैलिड मान लिया जाएगा। सर, किसको आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाना? सरकार ने कुछ लोगों को एग्जेम्प्ट किया हुआ है आधार ऑथेंटिकेशन से। कौन है ये लोग? सर, वो व्यक्ति जो इंडिया में सिटीजन ही नहीं है। मिस्टर जॉन यूएसए के रहने वाले हैं, वो इंडिया के सिटीजन ही नहीं है, उनका वहां पे ग्रीन कार्ड बना हुआ है, वो इंडिया का आधार कार्ड क्या करेंगे? तो उनको इंडिया में आधार कार्ड नहीं मिला हुआ, वो यहां के सिटीजन ही नहीं है।
आधार कार्ड किसके लिए है सर? जो इंडिया के सिटीजन है। तो अगर आप इंडिया के सिटीजन ही नहीं हो तो आपको आधार मिला नहीं होगा, आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाना है। जब कोई यूएसए का व्यक्ति इंडिया आ रहा है टेम्पररी पर्पस के लिए तो उसे अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है एज अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, और इस रजिस्ट्रेशन के वक्त आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होगा क्योंकि आप इंडिया में सिटीजन नहीं हो। आपका पासपोर्ट के बेसिस पे आपको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हो, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हो तो आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होगा। अगर आप एक लोकल अथॉरिटी हो तो आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होगा। आप एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो जैसे जीएसटी काउंसिल, इसका कोई भी आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होगा। आप पीएसयू हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होगा। वो व्यक्ति जो यूनिक आइडेंटिटी नंबर के लिए अप्लाई करता है उसका भी आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होगा। सर यूनिक आइडेंटिटी नंबर के लिए कौन अप्लाई करता है? तो यूनिक आइडेंटिटी नंबर के लिए अप्लाई करता है स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएनओ, एनी मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन कंट्रीज के जो काउंसुलेट्स हैं, एम्बेसीज हैं, या फिर कोई भी अदर पर्सन जिसको कमिश्नर नोटिफाई करे। एजेंसी ऑफ यूएनओ, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, मॉनेटरी फंड आपके जो हैं, वर्ल्ड बैंक जो हैं, ये जो हैं आपके जो वर्ल्ड बैंक हो गया, आपका यूएनओ की जो एजेंसीज हो गई, मेरे को नाम स्ट्राइक नहीं कर रहा यार, बहुत बढ़िया नाम था। इन लोगों को आपका यूआईएन के लिए अप्लाई करना पड़ता है इंडिया में, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएनओ, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, फॉरेन कंट्रीज के काउंसुलेट्स और एम्बेसीज, ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी, पाकिस्तान की एम्बेसी, जर्मनी की एम्बेसी, इन लोगों को जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई नहीं करना होता। इन लोगों को यूनिक आइडेंटिटी नंबर लेना पड़ता है। ये यूनिक आइडेंटिटी नंबर का पर्पस क्या है? इन्होंने जो इनवर्ड में सप्लाई ली होती है और उस पे जो जीएसटी पे किया होता है उस जीएसटी का रिफंड मिलता है इनको। तो यूआईएन आपको रिक्वायर होता है फॉर क्लेमिंग द रिफंड ऑफ द टैक्सेस पेड ऑन द नोटिफाइड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो हमने जो सप्लाई करी है स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएनओ को, हमने जो सप्लाई करी है फॉरेन कंट्री की एम्बेसी को, तो हमने उस पे जीएसटी चार्ज किया होगा इनसे, उस जीएसटी का इनको रिफंड मिलता है। और रिफंड क्लेम करने के लिए इन लोगों के पास यूआईएन होना चाहिए, ठीक है। यूआईएन जो आपको ग्रांट होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, मतलब आपको हर एक स्टेट के लिए अलग से यूआईएन लेने की जरूरत नहीं है। अब मान लो आपके यूएनओ की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है उसका इंडिया के 3 अलग अलग स्टेट में ऑफिसेस हैं, तो क्या वो 3 अलग अलग यूआईएन लेगी? नहीं, यूआईएन सेंट्रलाइज्ड होता है लेकिन जीएसटी नंबर सेंट्रलाइज्ड नहीं होता। अच्छा, यूआईएन जो यूनिक आइडेंटिटी नंबर है ये कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, यानी कि ये जो एजेंसीज हैं इनको टैक्सेबल पर्सन नहीं माना जाता। अ पर्सन हैविंग द यूआईएन इज नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन एंड दस इट इज नॉट अ टैक्सेबल पर्सन। ये यूआईएन जिनके पास है उन्हें रजिस्टर्ड पर्सन नहीं मानते, और अगर ये रजिस्टर्ड व्यक्ति नहीं है तो ये टैक्सेबल व्यक्ति भी नहीं है और इनसे कोई जीएसटी गवर्नमेंट कलेक्ट करके नहीं चलती है। अगला पॉइंट आता है सो मोटू रजिस्ट्रेशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर आपको अपनी मर्जी से रजिस्टर कर सकता है। कोई सर्वे चल रहा था, कोई इंक्वायरी चल रही थी, कोई इंस्पेक्शन चल रहा था, कोई सर्च चल रहा था, इसके अंदर पता लगा कि यार राम है और उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए था, लेकिन राम ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। राम का टर्नओवर थ्रेशोल्ड को एक्सीड कर चुका है, राम का टर्नओवर 80 लाख रुपए का है, लेकिन फिर भी राम ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। ऐसा किसी सर्वे से पता लगा, किसी इंक्वायरी से, किसी सर्च से पता लगा। तो प्रॉपर ऑफिसर क्या कर सकता है? प्रॉपर ऑफिसर उसे अपने पास से, अपनी मर्जी से रजिस्टर कर सकता है। ऑफिसर में रजिस्टर द सेड पर्सन ऑन अ टेम्पररी बेसिस। टेम्पररी बेसिस पे वो आपको क्या करेगा? रजिस्टर कर देगा। और जब आपको वो टेम्पररी बेसिस पे रजिस्टर कर देगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? विद इन 90 डेज
अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। जब से आपको टेम्पररी रजिस्टर किया गया है, वहां से 90 डेज के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। या फिर आपको लगता है कि ऑफिसर ने गलत सर्च कर दी, गलत सर्वे कर दिया, आप लायबल नहीं थे रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर भी ऑफिसर ने आपको फर्जी रजिस्टर कर दिया, आप फिर क्या करेंगे? उस ऑफिसर के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो समझो मेरी बात को। सबसे पहले प्रॉपर ऑफिसर ने आपके ऊपर कोई सर्च करवाया, कोई सर्वे करवाया, और उस सर्च और सर्वे में यह पता लगा कि आप लायबल थे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसने आपको टेम्पररी बेसिस पे रजिस्टर कर दिया। अब आप टेम्पररी बेसिस पे रजिस्टर हो चुके हो, आपके पास दो ऑप्शन है। एक, 90 दिन के अंदर एप्लीकेशन डाल दो रजिस्ट्रेशन के लिए। दो, आप उस टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट अपील फाइल कर दो। अब अगर आपने अपील फाइल करी और फेवर में डिसीजन आया, आपके एपीलेट अथॉरिटी ने आपके फेवर में डिसीजन दिया और कहा कि प्रॉपर ऑफिसर ने गलत किया था, आप लायबल नहीं थे रजिस्ट्रेशन के लिए, प्रॉपर ऑफिसर ने वो रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर एपीलेट अथॉरिटी अपने प्रॉपर ऑफिसर के डिसीजन को अपहोल्ड करती है, वो कहती है हां प्रॉपर ऑफिसर ने सही सर्च करी थी, प्रॉपर ऑफिसर सही था, आपको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ है, तो ऐसे केस में आपको विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है। जब से ऑर्डर इश्यू हुआ है तब से 30 डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। मतलब सर, अगर हमारे ऊपर कोई सर्वे हुआ, हमारे ऊपर कोई सर्च हुआ और यह पाया गया कि हम लायबल टू रजिस्टर हैं, तो प्रॉपर ऑफिसर हमको टेम्पररी रजिस्टर कर देगा। और एक बार हम टेम्पररी रजिस्टर हो गए तो हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो हम उस टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के 90 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दें, या फिर हम उस प्रॉपर ऑफिसर के अगेंस्ट एपीलेट अथॉरिटी के पास अपील कर दें। अगर हम अपील करते हैं और हमारे फेवर में डिसीजन आता है, बात खत्म। लेकिन अगर हमारे फेवर में डिसीजन नहीं आता है, तो जिस दिन एपीलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर इशू किया प्रॉपर ऑफिसर के फेवर में, यानी कि हमारे अगेंस्ट में, उस ऑर्डर के 30 दिन के अंदर अंदर हमें रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे केस में इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब माना जाएगा? जब से आपको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मिला है, वहां से इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। जब से आपको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मिला है, वहां से इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है तो 30 डेज के अंदर अप्लाई करना होता है, और आपने 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिया तो जिस दिन आप लायबल होते हैं वो दिन आपके लिए इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है। और अगर आपने एप्लीकेशन 30 दिन के बाद दी तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता है। वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन के केस में इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बनती है जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के, तो ये तीनों पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉपर ऑफिसर आपको रजिस्टर कर देगा तो क्या होगा, और जब आप खुद रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या होगा। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आते हैं। अगर प्रॉपर ऑफिसर ने आपको टेम्पररी बेसिस पे रजिस्टर कर दिया और बाद में आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बनती है जिस दिन आपको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मिला था। अगर आप लायबल टू रजिस्टर हो गए हैं सेक्शन 22 या 24 में और उसके विद इन 30 डेज आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो जिस दिन आप लायबल हुए थे वो दिन इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। और अगर 30 डेज के बाद किया तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा वो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। और अगर आपने वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था तो जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा वो दिन आपके लिए इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। आइए अब बात करते हैं हम लोग रजिस्ट्रेशन ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन की। रजिस्ट्रेशन ऑफ सीटीपी एंड एनआरटीपी। सेक्शन नंबर 24 कहता है कि हर एक सीटीपी को और एनआरटीपी को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है, उनका टर्नओवर मैटर नहीं करता। सेक्शन नंबर 25 कहता है कि इनको अप्लाई करना चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए एटलीस्ट 5 दिन पहले। तो ये दोनों बातें हम पढ़ चुके हैं। सेक्शन 24 में सीटीपी और एनआरटीपी को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। सेक्शन नंबर 25 भी आपने पढ़ लिया था कि सर आपका जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और एनआरटीपी है उसे कम से कम बिजनेस कमेंसमेंट के 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और जब ये रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तभी ये एडवांस में जीएसटी का पैसा गवर्नमेंट को डिपॉजिट करते हैं।
बाय एस्टिमेटिंग देयर टैक्स लायबिलिटी। तो सीटीपी और एनआरटीपी जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तभी अपना जो जीएसटी है वो एस्टिमेट करते हैं कि कितना इनकी टैक्स लायबिलिटी आएगी, और वो जीएसटी का पैसा ये लोग एडवांस में सरकार के पास क्या करके चलते हैं, जमा करके चलते हैं। सेक्शन नंबर 27 कहता है कि जो सर्टिफिकेट मिलता है सीटीपी और एनआरटीपी को वो मैक्सिमम 90 दिन के लिए मिल सकता है। 90 डेज से ज्यादा के लिए सीटीपी और एनआरटीपी को रजिस्टर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर सीटीपी और एनआरटीपी को एक्सटेंशन चाहिए तो वो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगेन जो एक्सटेंशन मिलेगी वो मैक्सिमम 90 डेज के लिए मिलेगी। तो इनिशियली जब आप पहली बार एज अ सीटीपी एनआरटीपी रजिस्टर होंगे तो मैक्स टू मैक्स 90 डेज के लिए हो सकते हैं। फर्दर आप जब एक्सटेंशन मांगेंगे तो एक्सटेंशन भी मैक्सिमम आपको 90 डेज के लिए मिलेगा। मतलब याद कैसे कर सकते हो इसको, 90 डेज प्लस 90 डेज से याद रखना। 90 डेज ओरिजिनल मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन हो सकता है, फर्दर एक्सटेंशन आपको 90 डेज का मिल सकता है। अच्छा, जब आप एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन डालोगे तो एक्सटेंडेड पीरियड की जीएसटी लायबिलिटी आपको एस्टिमेट करनी पड़ेगी, और एक्सटेंशन एप्लीकेशन के साथ आपको एडवांस में जीएसटी का पैसा जमा करके चलना पड़ेगा। तो जब आपने रजिस्ट्रेशन के लिए पहली बार अप्लाई किया था तो आपने अपनी जीएसटी लायबिलिटी एस्टिमेट करी थी और एडवांस में वो पैसा जमा किया था, और बाद में जब आपने एक्सटेंशन मांगा तब भी आपको एक्सटेंडेड पीरियड का अपना जीएसटी लायबिलिटी एस्टिमेट करना पड़ेगा, और एक्सटेंशन एप्लीकेशन के साथ साथ आपको अपना जीएसटी जो है एडवांस में जमा करके चलना पड़ेगा फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड। आपका जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है उसे इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करनी पड़ेगी एप्लीकेशन अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट। इन द केस ऑफ बिजनेस एंटिटी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया के बाहर, तो उस केस में उसको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी अलोंग विद इट्स टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर और यूनिक नंबर ऑन द बेसिस ऑफ विच द एंटिटी इज आइडेंटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री और इट्स परमानेंट अकाउंट नंबर इफ अवेलेबल। तो कह रहा है जो एनआरटीपी है, अगर एनआरटीपी एक इंडिविजुअल है तो उस इंडिविजुअल के पास पासपोर्ट होगा, तो पासपोर्ट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको लगानी पड़ेगी एप्लीकेशन के साथ साथ। अगर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन एक इंडिविजुअल नहीं है, कोई कंपनी है, तो वो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन अगर यूएसए में हुआ है तो यूएसए वालों ने इनको कोई टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया होगा। जैसे हिंदुस्तान में टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इज पैन, जीएसटी के अंदर जीएसटिन, वैसे ही यूएसए के अंदर इस कंपनी को कोई टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया होगा या फिर इसे कोई यूनिक नंबर दिया गया होगा। तो जब ये कंपनी अपने आप को एज अ एनआरटीपी रजिस्टर करवाएगी इंडिया में, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपनी विदेशी कंपनी का, अपनी विदेशी कंट्री का टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर और यूएन नंबर हमको प्रोवाइड करके चलेगी। एक्सटेंशन इन पीरियड ऑफ ऑपरेशन बाय द सीटीपी एनआरटीपी, जब आप एक्सटेंशन मांगते हो तो वो एक्सटेंशन आप मांगते हो फॉर्म जीएसटी REG 11। तो REG 11 याद रखना, REG 11 फॉर्म में आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो, और एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी होती है बिफोर द एंड ऑफ द वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू हिम। तो मान लो आपने एज अ सीटीपी रजिस्ट्रेशन लिया था, आपने एज अ सीटीपी रजिस्ट्रेशन लिया था और आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड था 15 जुलाई 23 से लेकर सपोजिंगली 15 सितंबर 23 तक। अब आपको एक्सटेंशन चाहिए, आपका ये ओरिजिनल आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो 15 जुलाई से 15 सितंबर तक हुआ था। अब 15 सितंबर के बाद अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो ये एक्सटेंशन आपको कैसे मिलेगा? ये एक्सटेंशन करने के लिए आपको REG 11 फाइल करना पड़ेगा, और REG 11 आपको फाइल करना है 15 सितंबर से पहले। ठीक है, इसके बाद आता है अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन नंबर 28। अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपसे क्या कहता है कि सर जब आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया होगा तो बहुत सारी अपनी इंफॉर्मेशन आपने गवर्नमेंट को दी होगी। जैसे आपने अपना नाम, अपना पता, अपना फ़ोन नंबर, अपनी ईमेल आईडी, अपने डायरेक्टर का नाम, अपने जो साइनिंग अथॉरिटी है जिसके पास, उसका नाम, आपने बहुत सारी डिटेल्स गवर्नमेंट को दी होंगी। अगर इन डिटेल्स में सब्सिक्वेंट कोई चेंज आता है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अमेंड करवाना होता है। तो ऐसे केस में सरकार क्या कहती है, इफ एनी पर्सन हैज टेकन द रजिस्ट्रेशन सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट इज अलाउड विद रिगार्ड टू द फॉलोइंग। आपके जो कोर एरियाज हैं, कोर एरियाज मतलब जैसे आपका नाम हो गया बिजनेस का,
आपके बिजनेस का एड्रेस हो गया, किसी पार्टनर का, डायरेक्टर का एडिशन डिलीशन हो गया, तो ऐसे केस में जो कोर एरियाज का अमेंडमेंट है वो प्रॉपर ऑफिसर के अप्रूवल के बाद होगा। अगर आपको अपने बिजनेस का नाम बदलना है, अगर आपको अपने बिजनेस का एड्रेस बदलना है, पार्टनर का एडमिशन या रिटायरमेंट हो रहा है, नया डायरेक्टर आ रहा है या पुराना डायरेक्टर जा रहा है, तो यहां पर ये जो चेंजेस होंगे ये प्रॉपर ऑफिसर के अप्रूवल के बाद होंगे। लेकिन कुछ नॉन कोर एरियाज हैं जो आपकी जीएसटी लायबिलिटी को इंपैक्ट नहीं करते, जैसे आप अपना फोन नंबर बदल रहे हो, आप अपनी ईमेल आईडी बदल रहे हो, आप ऑथराइज सिग्नेटरी बदल रहे हो, तो ऐसे केस में यहां पर आपको प्रॉपर ऑफिसर के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। एक ई वेरिफिकेशन होता है, ओटीपी आता है आपके मोबाइल नंबर पे, उस ओटीपी के बेसिस पे आप ये चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, अब सर कोर एरियाज के अमेंडमेंट का एक प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर से क्वेश्चन बनने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। इसमें रट्टाफिकेशन है, समझाने लायक मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको आप लोग सेल्फ से अपने आप रीड कर लेंगे। अब अगला सेक्शन आपके पास निकल कर आता है सेक्शन नंबर 29। सेक्शन नंबर 29 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन नंबर 22, सेक्शन नंबर 23, सेक्शन नंबर 24 और सेक्शन नंबर 29, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। सेक्शन नंबर 22, 23, 24, 29 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इनसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं इस चैप्टर के अंदर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन सेक्शन से ही बनते हैं। अब अगला जो सेक्शन नंबर 29 आया है, सेक्शन नंबर 29 बात करता है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की। आप अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा रहे हो, दो तरीके से कैंसिल हो सकता है। आप अपने पास से एप्लीकेशन डाल के रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हो, या फिर प्रॉपर ऑफिसर जो जीएसटी ऑफिसर है वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। आप एप्लीकेशन कब दे सकते हो? इन द फॉलोइंग केसेस अ रजिस्टर्ड पर्सन और अ सक्सेसर मतलब जैसे मान लो मेरी डेथ हो गई तो मेरा बिजनेस या तो मेरी वाइफ के पास चला जाएगा या तो मेरे बेटे के पास चला जाएगा। तो अगर मेरा बिजनेस मेरे वाइफ के पास चला गया तो मेरी वाइफ को क्या करना पड़ेगा, मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना पड़ेगा और अपने पैन से अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। मेरे पैन से जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है उस रजिस्ट्रेशन से मेरी वाइफ धंधा नहीं चला सकती। क्यों नहीं चला सकती? क्योंकि रजिस्ट्रेशन पैन बेस्ड है। जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में अगर मेरा पैन लगा हुआ है तो इस पैन नंबर से, इस रजिस्ट्रेशन से मेरी वाइफ बिजनेस रन नहीं कर सकती। शी हैज टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर द कैंसिलेशन ऑफ माय रजिस्ट्रेशन एंड शी विल सीक अ फ्रेश रजिस्ट्रेशन। सेम गोज विद माय सन। अगर मेरी डेथ हो जाती है और मेरा बिजनेस मेरे बेटे के पास चला जाता है तो अगेन माय सन हैज टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन which has taken by my PAN and he will take the fresh registration by providing his own PAN, right? तो क्या बोल रहा है कि in the following cases a registered person or a successor shall file an application for the cancellation of registration. The business has been discontinued. आपने धंधा डिसकंटिन्यू कर दिया, बिजनेस ही बंद कर दिया। अगर बिजनेस बंद कर दिया तो एप्लीकेशन डाल के रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा सकते हो। आपने बिजनेस ट्रांसफर कर दिया, मैंने अपना बिजनेस आपको बेच दिया, तो अगर मैंने अपना बिजनेस आपको बेच दिया, लेट से श्याम को बेच दिया, तो सर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा और श्याम को अपना नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सर मैंने अमलगमेट कर दिया इसे किसी दूसरी लीगल एंटिटी के साथ, ए लिमिटेड बी लिमिटेड मर्ज होके एक नई कंपनी बना ली ए बी लिमिटेड, तो ए लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, बी लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा और ए बी लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया जाएगा। डीमर्ज हो गए आप लोग। सर ए लिमिटेड कंपनी थी वो डीमर्ज हो गई, अब वो बी लिमिटेड और सी लिमिटेड बन गई है, तो ए लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, जो नई कंपनीज निकल कर आई हैं बी लिमिटेड और सी लिमिटेड उनका रजिस्ट्रेशन होगा। देयर इज चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। सर आपका पहले बिजनेस प्रोपराइटर था, दो पार्टनर्स थे, दो पार्टनर्स मिल के बिजनेस चला रहे थे, एक पार्टनर रिटायर हो गया, अब एक ही पार्टनर उस बिजनेस को चला रहा है। मतलब पहले ये बिजनेस पार्टनरशिप फर्म था तो फर्म का पैन से काम चल रहा था, अब ये बिजनेस सोल प्रोपराइटर हो गया है
तो रनिंग पार्टनर, जो इंडिविजुअल पार्टनर है, जो इस धंधे को चला रहा है, जो सिंगल बंदा बचा है, सोल प्रोप्राइटर बन चुका है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बदलेगा तो उस केस में आपको नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। या फिर मान लीजिए मैं सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह धंधा कर रहा था, लेकिन मैंने आगे चल के 1 पर्सन कंपनी फॉर्म कर ली। तो अगर आपने पहले एज अ सोल प्रोप्राइटर धंधा चला रहे थे और बाद में आपने 1 पर्सन कंपनी फॉर्म कर ली, तो सोल प्रोप्राइटर वाले का जो पैन से रजिस्ट्रेशन लिया गया था वो सरेंडर होगा, और ओपीसी वाला जो पैन है उसके पैन से नया रजिस्ट्रेशन लिया जाएगा। टैक्सेबल पर्सन इज नो लॉन्गर लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24। अगर आप 22 और 24 में अब रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं हो, मतलब अब आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड के अंदर आ चुका है, ठीक है, या फिर आप पहले जो काम था 24 वाला वो करते थे, मतलब लेट से पहले आप इंटरस्टेट सप्लाई करते थे, तो जिसकी वजह से सेक्शन 24 आपको बोलता था कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। अब आपने इंटरस्टेट सप्लाई करना बंद कर दिया है, आप इंट्रा स्टेट सप्लाई ही करते हो, और आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो विद इन द थ्रेशोल्ड लिमिट है। आपका एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो विद इन द थ्रेशोल्ड लिमिट है, मतलब आप सेक्शन 22 और 24 में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं हो, तो उस केस में आप रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जब आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया, ट्रांसफर हो गया, अमलगमेट हो गया, किसी डीमर्ज हो गया, डेथ हो गई प्रोपराइटर की, ऐसे सिनेरियोज में एप्लीकेशन देके जो आपका पुराना वाला रजिस्ट्रेशन था वो कैंसिल होता है और नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया जाता है। इसके बाद अगर कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया तो उस केस में पुराना रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा और नया रजिस्ट्रेशन लिया जाएगा। अगर आप लायबल नहीं हो सेक्शन 22 और 24 में अब रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ऐसे केस में भी क्या होता है सर, ऐसे केस में भी ऐसा होता है कि सर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है आपकी एप्लीकेशन पर। कैंसिलेशन बाय द जीएसटी ऑफिसर ऑन हिज ओन मोशन। कब ऐसा होगा कि जीएसटी ऑफिसर अपनी मर्जी से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है? इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैन बी कैंसल्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑन हिज ओन मोशन। अपनी मर्जी से प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर सकता है। पहला, a registered person does not conduct any business from the declared place of business। अगर आप डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस से कोई धंधा नहीं कर रहे, आपने जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में एड्रेस बताया था अपने बिजनेस का, आप उस एड्रेस से धंधा चलाते ही नहीं है। रजिस्टर्ड पर्सन फेक इनवॉइसेस इशू करता है विदाउट द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आप गुड्स और सर्विसेज सप्लाई नहीं करते, फर्जी इनवॉइसेस इशू करते हो। सर फर्जी इनवॉइसेस क्यों इशू करेंगे? ताकि सामने वाले को आईटीसी मिल जाए। आप फेक इनवॉइसेस इशू करते हो जिससे कि सामने वाला फर्जी आईटीसी क्लेम कर पाता है। ऐसा करते हुए अगर आपको पाया गया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। जो आईटीसी की कंडीशंस हैं सेक्शन 16 में जो दी गई थी, आप उनको फॉलो नहीं करते, या फिर आपका जो GSTR1 है और जो GSTR3B है, मतलब GSTR1 आपकी आउटवर्ड सप्लाई और GSTR3B आपकी समराइज्ड इंफॉर्मेशन, ये आपस में टैली नहीं कर रही हैं। आपकी GSTR1 में आउटवर्ड सप्लाई आ रही है 15 लाख रुपए की, लेकिन GSTR3B में आपकी आउटवर्ड सप्लाई आ रही है 12 लाख रुपए की। मिसमैच है। R1 में आउटवर्ड सप्लाई ज्यादा है, 3B में आउटवर्ड सप्लाई कम है। तो अगर ये मिसमैच है तो आपका रजिस्ट्रेशन लायबल टू कैंसिल है। आपने रूल नंबर 86B का वायलेशन किया कि अगर आपका एक महीने में टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख को एक्सीड करता है तो मैक्सिमम आईटीसी जो आप ले सकते हो वो 99% ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है। आपने इसका वायलेशन कर दिया, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने जीएसटी रिड्यूस हुआ और उसका बेनिफिट अपने कस्टमर को पास ऑन नहीं करा, सरकार ने जीएसटी का रेट 18 से 12 कर दिया, तो आपको 6% का बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन करना चाहिए था, आपने ये कस्टमर को पास ऑन नहीं किया, तो ऐसे केस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ली है और आपने 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड की रिटर्न्स फाइल नहीं करी, मतलब आपने 3 क्वार्टर की रिटर्न फाइल नहीं करी, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा।
अगर आप एक रजिस्टर्ड व्यक्ति हैं अदर देन कंपोजिशन स्कीम और आपने लगातार 6 महीने की रिटर्न फाइल नहीं करी तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। कोई भी पर्सन जिसने वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन लिया था और उसने अपना धंधा कमेंस नहीं किया 6 महीने से फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर आपने वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन लिया और रजिस्ट्रेशन की डेट से 6 महीने तक अगर आपने धंधा चालू नहीं किया तो ऐसे केस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आपने फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट करके रजिस्ट्रेशन लिया, मतलब धोखाधड़ी करके गलत इंफॉर्मेशन देके सरकार को अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया तो ऐसे केस में भी आपका रजिस्ट्रेशन लायबल फॉर कैंसिलेशन है। समझाने वाले पॉइंट्स यहां पर कम है, रटने वाले ज्यादा है, आराम से इसको रट लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की। जब आप कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करते हो या फिर जब प्रॉपर ऑफिसर अपनी मर्जी से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है तो जब तक कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स चलती हैं उस दौरान आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, तो जब तक आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हो रहा, जितने टाइम पर कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, जितना भी समय कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स चलेंगी उतने टाइम के लिए आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा। आइए कब कब आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होगा, कैसे होगा, इसके बारे में बात करते हैं। वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज अप्लाइड फॉर द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, द रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू बी सस्पेंडेड फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन और द डेट फ्रॉम विच द कैंसिलेशन इज सॉट, विच एवर इज लेटर। तो कह रहा है कि जहां पर आपने एप्लीकेशन डाली थी अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाने के लिए, तो उस केस में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो डीम किया जाएगा कि सस्पेंड हो गया है। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन आपने एप्लीकेशन डाली उस दिन से, या फिर जिस दिन से आपने कैंसिलेशन सॉर्ट किया है, दोनों में जो भी अर्लियर। फॉर एग्जाम्पल लेट से आपने एप्लीकेशन डाली है, लेट से आपने एप्लीकेशन डाली है 10 जुलाई को और आप कैंसिलेशन सॉर्ट कर रहे हो, आप कैंसिलेशन सॉर्ट कर रहे हो 1 अगस्त से, आप कैंसिलेशन सॉर्ट कर रहे हो 1 अगस्त से। 10 जुलाई को आपने एप्लीकेशन डाली जीएसटी ऑफिसर के पास कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो और कैंसिलेशन आप मांग रहे हो 1 अगस्त से, तो आपका डीम्ड सस्पेंशन कब से आएगा? आपका डीम्ड सस्पेंशन कब से आएगा? सर डीम्ड सस्पेंशन आएगा 1 अगस्त से। आपका एप्लीकेशन का डेट या फिर जिस दिन कैंसिलेशन मांग रहे हो, दोनों में जो भी आपका लेटर है, जहां पर प्रॉपर ऑफिसर अपने मर्जी से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है। वेयर द पीओ हैज रीजंस टू बिलीव ऑन हिज ओन दैट द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन इज लायबल टू बी कैंसल्ड, जो भी हमने पीछे पॉइंट्स पढ़े, इन कारणों में अगर पीओ को लगता है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए, ही में विदाउट अफोर्डिंग द सेड पर्सन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड suspend the registration of such person with effect from the date to be determined by him pending the completion of the proceedings for the cancellation of registration। तो आप जब एप्लीकेशन डालोगे तो जिस दिन आपने एप्लीकेशन डाली और जब से आपने कैंसिलेशन सॉर्ट किया, दोनों में जो भी लेटर है वहां से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, सस्पेंड होगा। और जब पीओ के पास रीजंस है आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए, तो उस केस में जो डेट पीओ को ठीक लगती है, जो डेट पीओ को ठीक लगती है, प्रॉपर ऑफिसर को ठीक लगती है, उस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया जाएगा। और सस्पेंशन होने से पहले प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे, वो चाहे तो आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ना दे, मतलब आपकी बात सुनने से पहले भी वो आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर सकता है? सस्पेंड कर सकता है। लेट्स से आपका जो जीएसटीआर 1 है और 3B है, ये आपस में मैच नहीं कर रहा था, और ऐसा एक बार नहीं हुआ, 3-4 बार हुआ, तो प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए, तो वो आपको एक नोटिस सर्व करेगा कि भैया हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं, और बता देगा कि किस डेट से आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया है। वेयर द कंपैरिजन ऑफ द रिटर्न फर्निश्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 39, मतलब जीएसटीआर 3B, मतलब आपका जीएसटीआर 3B, आपका जीएसटीआर 3B मैच नहीं कर रहा है जीएसटीआर 1 से। वेयर अ कंपैरिजन ऑफ द रिटर्न फर्निश्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 39 विद द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड इन द जीएसटीआर 1,
द डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई डिराइव्ड based on the details of the outward supply furnished by his supplier in their form GSTR1 or such other analysis as may be carried out on the recommendation of the council shows that there are significant differences। अब वो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि सर हमने GSTR3B को देखा और इसको कंपेयर किया आपके GSTR1 से और आपके GSTR2A और 2B से। GSTR1 में आपकी आउटवर्ड सप्लाई आती है और आपके 2B के अंदर आपकी इनवर्ड सप्लाई आती है, इनवर्ड सप्लाई आती है। तो सर जब हमने 3B को कंपेयर किया R1 से और 2A और 2B से, तो हमने ये पाया कि या तो आपने 3B में अपनी सप्लाई कम दिखाई है, आपने R1 में 15 लाख की सेल दिखाई थी, लेकिन 3B में आपने 12 लाख की ही सेल दिखाई है। 2A 2B के हिसाब से आपका आईटीसी बनता है 2 लाख रुपए का, लेकिन आप आईटीसी लेकर बैठे हो 3 लाख रुपए का। मतलब आपने अपनी आउटवर्ड सप्लाई कम दिखाई हुई है, R1 में ज्यादा थी, 3B में कम आ रही है। आपका आईटीसी कम होना चाहिए था, लेकिन आप ज्यादा लेकर बैठे हुए हो। तो ऐसे केसेस में प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करेगा। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर देगा, प्रॉपर ऑफिसर सस्पेंड कर देगा। और सस्पेंड करने से पहले आपको एक इंटीमेशन दी जाएगी, आपको एक ईमेल भेजा जाएगा, जिसमें सरकार, जिसमें जीएसटी डिपार्टमेंट आपको इंटीमेशन देगी कि हम आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर रहे हैं, और उसी के अंदर नोटिस फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन भी होगी और आपसे एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा, जिसका जवाब आपको 30 डेज के अंदर देना है कि भाई साहब आपका रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल ना किया जाए। बात समझ में आया? तो अगर आपका R1 2A 2B का डिटेल 3B से मैच नहीं कर रहा, there is significant differences between the 3B and the R1, between the 3B and the 2A 2B, then in that case आपको एक इंटीमेशन आएगी कि आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया है, आपको नोटिस सर्व किया जाएगा फॉर द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, और आपसे कहा जाएगा कि भैया एक्सप्लेन करो कि क्यों हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना करें, और ये एक्सप्लेनेशन देने का समय आपके पास केवल और केवल 30 डेज का है। A registered person whose registration has been suspended shall not make any taxable supply during the period of suspension and shall not be required to furnish any return under section 39। 39 में कौन सी रिटर्न जाती है? GSTR3B। तो कह रहा है कि जितने टाइम पीरियड तक आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड चल रहा है, उतने टाइम पीरियड के लिए आपको ना तो कोई टैक्सेबल सप्लाई करनी है, मतलब आप सप्लाई करेंगे तो उसके बदले में टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं करेंगे। टैक्सेबल सप्लाई नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या है कि आप जो भी सप्लाई करेंगे उसके अगेंस्ट टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं करेंगे, उसके अगेंस्ट आप बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करेंगे। और आप इस पीरियड के अंदर, सस्पेंशन पीरियड के अंदर अपना 3B फाइल नहीं करेंगे। It means that the registered person shall not issue the tax invoice, and accordingly no charge tax on supplies made by him during the period of suspension। तो सस्पेंशन पीरियड के दौरान आप जो भी सप्लाई करोगे, सस्पेंडेड पीरियड के दौरान आप जो भी सप्लाई करोगे, उन सप्लाई के अगेंस्ट आप टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं करोगे, मतलब आप अपने कस्टमर से टैक्स का पैसा रिकवर नहीं करोगे, आप केवल और केवल बिल ऑफ सप्लाई दोगे। In case where the cancellation is initiated by the department on its own and the registration of a person has been suspended, such person shall not be granted any refund under section 54 and during the period of suspension of his registration। तो कह रहा है कि सर अगर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया है और आपका कोई रिफंड बनता है सरकार से, और आपने रिफंड एप्लीकेशन डाल रखी है सेक्शन 54 के अंदर, आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो चुका है, आपका कोई रिफंड बनता है सरकार से और आपने रिफंड एप्लीकेशन डाल रखी है, तो सरकार कहती है कि जब तक आपका ये रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स खत्म नहीं हो जाता, या फिर जितने टाइम पीरियड तक आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड है, उतने टाइम पीरियड तक आपको कोई भी रिफंड ग्रांट नहीं किया जाएगा।
उतने टाइम पीरियड तक आपको कोई भी रिफंड ग्रांट नहीं किया जाएगा। मतलब सस्पेंडेड पीरियड के अंदर, सस्पेंडेड पीरियड के अंदर आपके पास रिफंड नहीं आएगा। अगर आपका कोई जीएसटी का रिफंड बनता है तो वो रिफंड रोक लिया जाएगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन ओवर हो जाएगा तब आपको रिफंड ग्रांट किया जाएगा। ठीक है, फिर कहते हैं कि सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल डीम्ड टू बी रिवोक्ड अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स बाय द पीओ एंड सच रिवोकेशन शैल बी इफेक्टेड फ्रॉम द डेट ऑन विच द सस्पेंशन हैड केम इनटू इफेक्ट। The suspension of registration may be revoked by the PO anytime during the pendency of the proceedings for the cancellation if he deems fit। तो अब वो क्या बोल रहा है, जैसे मान लीजिए समझिएगा मेरी बात को, मान लेते हैं आपका 10 जुलाई 23 से लेकर 23 को आपने 10 जुलाई 23 को आपने एप्लीकेशन डाली और आपने कैंसिलेशन सीक किया है अपने रजिस्ट्रेशन का 10 जुलाई से ही। आप 10 जुलाई को एप्लीकेशन डाल रहे हो कि भाई मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, और कब से कैंसिल कर दो, 10 जुलाई से ही कैंसिल कर दो। तो सर आपका सस्पेंशन आ जाएगा 10 जुलाई से। आपने एप्लीकेशन भी 10 जुलाई को डाली, आप कैंसिलेशन भी 10 जुलाई से मांग रहे हो, तो आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा यहां पे। ठीक है, तो यहां पर आपके पास सस्पेंशन निकल कर आ जाएगा, अब ये कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स चलेंगी, यहां पे आपके पास ये कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स चल रही है। ठीक है जी, कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स मान लो आपकी चली 30 सितंबर तक, मान लो आपकी कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स चली 30 सितंबर तक। तो अब ये जो पीरियड है 10 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक, इस पीरियड में आप कोई भी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। इस पीरियड के अंदर आप कोई भी GSTR3B फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, ना तो आप टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो, ना ही आप 3B फाइल कर सकते हो। 30/9 को आपका कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हुआ, तो जैसे ही 30/9 को आपका कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हुआ, यहां पर आपका सस्पेंशन रिवोक हो जाएगा। यहां पे आपका जो सस्पेंशन हुआ था वो सस्पेंशन रिवोक हो जाएगा। और जो सस्पेंशन रिवोक होगी वो कब से होगी सर? सस्पेंशन रिवोक होगी विद इफेक्ट फ्रॉम 10 जुलाई 23। आपकी जिस दिन रजिस्ट्रेशन की कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स कंप्लीट होंगी, उसी दिन आपका सस्पेंशन रिवोक होगा। और सस्पेंशन कब से रिवोक होगा? जब से सस्पेंशन आया था। तो 30/9 को सस्पेंशन रिवोक माना जाएगा। कब से? जब से सस्पेंशन आया था 10 जुलाई 23। अब क्या करना है? अब आपको यह करना है कि 30/9 के बाद विद इन 1 मंथ, एक महीने के अंदर अंदर, यानी कि 31 अक्टूबर तक, इस पीरियड में आपको दो काम करने हैं। एक, आपको रिवाइज्ड इनवॉइसेस इशू करनी है, जो सप्लाईज आपने करी थी 10 जुलाई से लेकर 30/9 तक। 10 जुलाई से लेकर 30/9 तक आपने जो भी सप्लाई करी थी उनके लिए आपने बिल ऑफ सप्लाई इशू किया था। लेकिन जैसे ही आपका सस्पेंशन रिवोक होगा, वहां से एक महीने के अंदर अंदर आपको रिवाइज्ड इनवॉइसेस इशू करनी पड़ेंगी। 10 जुलाई से लेकर 30/9 के बीच में आपने जो सप्लाई करी है। इसके बाद आप जो अपना रिटर्न फाइल करेंगे, आफ्टर 30/9, उसमें आप इंक्लूड करेंगे उन सप्लाईज को जो आपने करी है 10 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक। तो मतलब जब आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन रिवोक होगा, उसके बाद एक महीने के अंदर अंदर आपको रिवाइज्ड इनवॉइसेस इशू करनी है।
30/9 के बाद आप जो भी 3B फाइल करेंगे, 30/9 के बाद आप जो भी 3B फाइल करेंगे, उस 3B के अंदर इस पीरियड की इनवॉइसेस को भी क्या करेंगे, इंक्लूड करके चलेंगे। ये बात यहां पर लिखी हुई है जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलिए अब आता है अमाउंट पेबल ऑन द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है तो आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। देखो समझो मेरी बात को, लेट से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है, आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो रहा है सपोजिंगली 15 जुलाई 2023 को, 15 जुलाई 2023 को आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, नोटिस सर्व कर दी गई कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल है। तो सरकार कहती है 15 जुलाई से ठीक एक दिन पहले, 15 जुलाई से ठीक एक दिन पहले यानी कि 14 जुलाई को, 15 जुलाई से ठीक एक दिन पहले यानी कि 14 जुलाई को आपके पास जो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, आपके पास जो रॉ मटेरियल इन WIP, इन फिनिश गुड पड़ा हुआ है, आपके पास जो कैपिटल गुड पड़े हुए हैं, इनका ITC आपको रिवर्स करना पड़ेगा, इनका ITC आपको रिवर्स करना पड़ेगा। हमने कहा कितना ITC रिवर्स करना पड़ेगा? कहते हैं कि सर जितना आपका ITC है, जितना आपका ITC है या फिर इनके ऊपर जो GST पेबल है, इनके ऊपर जो GST पेबल है, दोनों में जो भी आपका हायर है, दोनों में जो भी आपका हायर है, सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास 14 जुलाई को रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है 10,000 यूनिट्स का, और इन 10,000 यूनिट्स पे हमने जो ITC अवेल किया था एज पर इनवॉइस हमने जो ITC अवेल किया था, सपोज कर लीजिए 18,000 रुपीज का किया था। अगर इस 10,000 यूनिट्स को 14 जुलाई को बेचा जाए, इस 10,000 यूनिट्स को अगर 14 जुलाई को बेचा जाए तो इनकी वैल्यू ऑफ सप्लाई 1,20,000 रुपए की होगी, इनकी वैल्यू ऑफ सप्लाई 1,20,000 की होगी, और इन पे जो GST रेट है वो 18% का होगा। यानी कि आपका जो आउटपुट टैक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा? वो निकलेगा 1,20,000 का 18%, 1,20,000 रुपए का 18%। तो 120 का 18% इज 21,600। तो आप जो GST गवर्नमेंट को पे करोगे वो पे करोगे या तो 18,000 या तो 21,600, विच एवर इज हायर। तो हम पे करेंगे 21,600। सर कैपिटल गुड के केस में क्या होगा? कैपिटल गुड के केस में क्या होगा? सर कैपिटल गुड में मान लीजिए हमने ITC लिया था, 1,80,000 और हम इस कैपिटल गुड को यूज कर चुके हैं, मान लीजिए सर 25 महीने और 10 दिन, अब इसे यूज कर चुके हैं 25 महीने और 10 दिन। तो बेटा कैपिटल गुड के केस में आपका जो रिड्यूस्ड ITC है, या फिर आपका जो आउटपुट टैक्स है, दोनों में जो हायर होगा वो आपको पे करना पड़ेगा, दोनों में जो आपका हायर होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। और रिड्यूस्ड ITC के लिए आप क्या करेंगे सर? रिड्यूस्ड ITC के लिए आप यहां पे वो 5% का रिडक्शन करके चलेंगे पर क्वार्टर का, जो मैंने आप लोगों को ITC वाले चैप्टर में बताया था। जो सेल ऑफ कैपिटल गुड्स वाला प्रोविजन मैंने आपको बताया था वो यहां पर क्या होगा बेटा जी? एप्लीकेबल होगा। जो सेल ऑफ कैपिटल गुड वाला प्रोविजन मैंने आपको बताया था वो यहां पर एप्लीकेबल होगा। तो यहां मैं लिख देता हूं सेम एज ITC, मतलब आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? यहां पर आपको
रिड्यूस्ड आईटीसी निकालने के लिए, रिड्यूस्ड आईटीसी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर? रिड्यूस्ड आईटीसी निकालने के लिए आपको रिडक्शन करनी पड़ेगी 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ की। ठीक है जी, ओके मालिक, ओके। चलिए सर, ये भी पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। अदर पॉइंट्स क्या कहते हैं? अदर पॉइंट्स क्या कहते हैं? द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन विल नॉट अफेक्ट द लाइबिलिटी ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन टू पे टैक्स एंड अदर ड्यूज अंडर द एक्ट फॉर एनी पीरियड प्रायर टू द डेट ऑफ कैंसिलेशन। आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, सपोज कर लेते हैं 15 जुलाई को यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। तो सरकार कहती है कि 15 जुलाई 23 से पहले के जो आपके कांड है, 15 जुलाई 23 से पहले के जो कांड है, उनका टैक्स पेमेंट, उनका ड्यूज आपसे रिकवर किया जा सकता है इवन 15 जुलाई के बाद। वो आपसे रिकवर किया जा सकता है 15 जुलाई के बाद। बात समझ में आ रही है? 15 जुलाई 23 को आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है, तो 15 जुलाई के बाद भी, 15 जुलाई के बाद भी आपसे वो पैसा रिकवर किया जा सकता है जो आपका बनता है 15 जुलाई से पहले का। फॉर एग्जाम्पल, आपने 21-22 में कोई टैक्स की चोरी करी थी, आपने 21-22 में कोई टैक्स की चोरी करी थी, उस 21-22 का ड्यू निकला, उस 21-22 का ड्यू निकला 31 मार्च 24 को। 31 मार्च 24 को आपके पास डिमांड आ रही है 21-22 के टैक्स की। क्या सर ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। आपकी जो प्रोसीडिंग्स होती है, रिकवरी प्रोसीडिंग्स होती है, उनमें समय लगता है। आपके जो केसेस चल रहे होते हैं, उन केसेस को सेटल होने में टाइम लगता है। तो सर आपके पास डिमांड आई है 31 मार्च 24 को 2021-22 के टैक्स की। आपने 21-22 में कोई टैक्सेस कम पे करे थे, उन टैक्सेस का पैसा रिकवर करने के लिए नोटिस आया है 31 मार्च 24 को। तो तुम 31 मार्च 24 को ये नहीं कहोगे कि भाई मेरा तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, मैं तो जीएसटी में टैक्सेबल पर्सन ही नहीं हूं। जब मैं जीएसटी में टैक्सेबल पर्सन ही नहीं हूं तो मैं आपको ये टैक्स का पैसा क्यों दूं? तो बेटा तुमसे ये पैसा जो मांगा जा रहा है वो उस पीरियड का मांगा जा रहा है जिस पीरियड में तुम रजिस्टर्ड थे। तुम भले आज अनरजिस्टर्ड हो, लेकिन तुमसे जो टैक्स का पैसा मांगा जा रहा है वो मांगा जा रहा है उस पीरियड का जब आप रजिस्टर्ड थे। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो गया है तो इट विल नॉट अफेक्ट द लाइबिलिटी, इट विल नॉट अफेक्ट द लाइबिलिटी फॉर एनी पीरियड प्रायर टू द डेट ऑफ कैंसिलेशन। जो कैंसिलेशन से पहले की लाइबिलिटी है वो आपको पे करनी पड़ेगी इवन आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आपका सीजीएसटी में कैंसिलेशन हो गया तो इसका मतलब एसजीएसटी, यूटीजीएसटी में भी कैंसिलेशन हो गया। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो इसका इंटीमेशन आपके पास ईमेल के थ्रू आ जाएगा, कैंसिलेशन ऑर्डर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, एंड आपका जो कैंसिलेशन ऑर्डर है वो इशू किया जाएगा आपके ईमेल एड्रेस पे और एसएमएस पे। Taxpayer would not be allowed to file the return for the period after the date of cancellation mentioned in the cancellation order. However, he can submit the returns of the earlier period. तो कह रहा है कि जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया उस पीरियड के बाद का रिटर्न आप फाइल नहीं कर सकते। तो जैसे अगर 15 जुलाई को मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ तो जो भी रिटर्न मेरी अगस्त में जाएगी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, उसके अंदर अप टू 15 जुलाई का डेटा होगा। 15 जुलाई के बाद का डेटा मुझे सरकार को देने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के कहने का मतलब 15 जुलाई के बाद का जो पीरियड है, 15 जुलाई के बाद का जो पीरियड है उसका रिटर्न मैं फाइल नहीं कर सकता। मैं जो रिटर्न जीएसटी के अंदर फाइल करूंगा वो अप टू 15 जुलाई होगी। 15 जुलाई के बाद का रिटर्न मैं फाइल नहीं कर सकता। ठीक है, ग्रेट। लास्ट सेक्शन आ जाता है, सेक्शन नंबर 30। चलिए लास्ट सेक्शन, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपका कैंसिलेशन ऑर्डर पास हो गया रजिस्ट्रेशन का। अब आप प्रॉपर ऑफिसर को एक एप्लीकेशन डालोगे कि मालिक आपने जो मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है उस ऑर्डर को रिवोक कर दो, मतलब उस ऑर्डर को रद्द कर दो। कब ऐसा होगा? वेयर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन इज कैंसल्ड सो मोटू बाय द प्रॉपर ऑफिसर। जब प्रॉपर ऑफिसर ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है,
ठीक है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड हुआ है सो मोटो बाय द प्रॉपर ऑफिसर, तो उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन अप्लाई कर सकता है फॉर द रिवोकेशन ऑफ द कैंसिलेशन टू सच पीओ विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिस दिन आपको आपके रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का ऑर्डर रिसीव हुआ, वहां से 30 डेज के अंदर अंदर आप एक एप्लीकेशन डालोगे प्रॉपर ऑफिसर को कि मालिक, मुझसे जो गलतियां हुई थी, जिन गलतियों के चलते आपने मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है, मैं उन गलतियों का सुधार कर रहा हूं। जो भी मुझसे मिस्टेक हुई थी, अगर मैंने रिटर्न फाइल नहीं करी हुई थी, मैं रिटर्न फाइल कर देता हूं। मैंने अगर अपने डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस से धंधा स्टार्ट नहीं किया था तो मैं धंधा स्टार्ट कर देता हूं। वॉट एवर द केस में भी, जिस भी रीजन की वजह से प्रॉपर ऑफिसर ने मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया था, मैं उस रीजन को गुड कर दूं, मतलब उस कारण को दूर कर दूं, तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन रिवोक कर देगा। If the PO is satisfied, PO satisfied हो गया that there are sufficient ground for the revocation of cancellation, he may revoke the cancellation of registrant by an order within 30 days on the receipt of application। तो अगर आपका प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि सर आपने जो भी रीजंस थे, जिन भी कारणों की वजह से आपका रजिस्ट्रेशन रिवोक किया गया था, आपने वो कारण दूर कर दिए हैं और यू कैन से कि आपने अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर लिया है, तो उस केस में पीओ अगर संतुष्ट है तो वो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेगा और एक ऑर्डर पास करेगा कि मैंने आपका रिवोकेशन कर दिया है रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन बहाल कर दिया है, रजिस्ट्रेशन वापस से रीइंस्टेट कर दिया है। तो वो ऑर्डर आपको देगा विद इन 30 डेज के अंदर on the receipt of application and communicate the same to the applicant। और अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि नहीं, आपने सफिशिएंट रेक्टिफिकेशन नहीं किया है, वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ है, तो वो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा। लेकिन रिजेक्ट करने से पहले वो आपको शो कॉज नोटिस इशू करेगा और आपको सुनेगा कि भाई क्या रीजंस है, और आपको इस शो कॉज नोटिस का 7 वर्किंग डेज के अंदर रिप्लाई करना है। अदरवाइज आपका कैंसिलेशन रिवोक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर आप विद इन 30 डेज ये एप्लीकेशन ना डाल पाए, अगर आप विद इन 30 डेज रिवोकेशन की एप्लीकेशन ना डाल पाए, तो उस केस में आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। आप एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर के पास जाकर 30 डेज का एक्सटेंशन ले सकते हो, और ये एक्सटेंशन भी अगर आप यूज ना कर पाए तो फर्दर आप कमिश्नर के पास जाके एक्सटेंशन ले सकते हो 30 डेज का। तो ओरिजिनली आपको जो सेक्शन नंबर 30 है, उसने आपको ओरिजिनली 30 डेज दिए हैं। ये 30 डेज आपको कहां से मिल रहे हैं? ये आपको सेक्शन से मिल रहे हैं, सेक्शन 30 से। फिर आप 30 डेज और मांग सकते हो, किससे? एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर से। ये एक्सटेंशन है। अगर आप इस 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन ना डाल पाए, और आपके पास सफिशिएंट रीजंस हैं, तो आप एसीजेसी के पास जाके फर्दर 30 डेज का एक्सटेंशन ले सकते हो। और अगर आप एसीजेसी का जो 30 डेज का एक्सटेंशन है उसमें भी एप्लीकेशन नहीं डाल पाए, तो फिर आप कमिश्नर के पास जाकर 30 डेज का और एक्सटेंशन ले सकते हो। तो 30 + 30 + 30 इस तरीके से आपका एक्सटेंशन मिलाकर एप्लीकेशन जा सकता है रिवोकेशन का। और इसी के साथ हमने पूरा का पूरा चैप्टर एक बार फिर से कंप्लीट कर लिया है रजिस्ट्रेशन का। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। इफ यस, देन कमेंट बॉक्स पे जरूर से कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। चलिए, मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखें। बाय टू एवरीवन, लव यू ऑल।